was a very thin ritual, और उसके कुछ इश्यूज थे, जियोलॉजिकल भी थे, इन्वायरमेंटल भी थे। और मेरा ख्याल है कि मेरा जो चाइल्डहुड है वो काफी गुजरा पैट्रियटा में, क्योंकि उसी नीचे मेरा गाँव था। तो जब मैंने शुरू में जिक्र किया बहुत सारे लोगों से कि देखिए जी ये इस तरह एक कॉनिफर फॉरेस्ट है जो कि रिजर्व किया गया था 1886 में, और इसकी बड़ी एक लॉन्ग हिस्ट्री थी कि किस तरह एक वेस्टर्न कमांड उस वक्त भी पिंडी में था, और उसके लिए वाटर के लिए ब्रिटिशर ने एक जर्मन स्कॉलर्स की रिकमेंडेशन पे इसको प्रिजर्व किया था। तो शुरू में पाकिस्तान में बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन थी ये जो आ, काम करती हैं क्लाइमेट चेंज पे, इन्वायरमेंट में। तो सारे कहने लगे जी देखें देखें बात सुने, हम यहाँ पे शोर मचा सकते हैं, ये कर सकते हैं, लेकिन ये सक्सेस ये कहेंगे रुक जाएगा प्रोजेक्ट, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन एनी हाउ मैंने छुट्टी ली, फिर जाके मैंने यूएन ज्वाइन किया, और मैंने 6 माह में उसकी रिपोर्ट लिखी। और वो रिपोर्ट ऐसी लिखी कि पाकिस्तान में एनवायरनमेंट की या क्लाइमेट चेंज की फर्स्ट सक्सेस स्टोरी थी। तो यहाँ से शुरू हुआ। मेरे साथ उस वक्त अंसार अब्बासी, डॉक्टर ईसा तोता और हेल्गा, हम ये 4 आदमी थे। लेटर पर भाई ने भी ज्वाइन किया। तो शुरू में तो कोई बंदा सोच भी नहीं सकता था कि पाकिस्तान में ऐसा होगा, और कौन चैलेंज कर सकता था उस वक्त के प्रेसिडेंट को, आर्मी चीफ को, कि जी ये इससे रोके। तो यहाँ से एक बात शुरू ये शुरू हुआ मेरा इन्वायरमेंट का। लेकिन इससे पहले मैं शुरू से माउंटेन ट्रैकिंग में एक मेरा पैशन था। और मेरे ख्याल में शायद मेरे ख्याल में जब मैं 10th क्लास में था तो मैं बाल्तरो ग्लेशियर्स में गया। तो सेकंड जो मेरा पैशन था वो हमेशा ये ग्लेशियर्स में, ये माउंटेनरिंग, उसमें जाना। और आपने शायद सब लोगों ने देखा भी होगा या कभी गूगल भी किया होगा, न्यू मरी के बाद मेरा एक पैशन हो गया था कि किस तरह हम ये ग्लेशियर्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। स्पेशली मेरा काम बहुत ज्यादा सियाचिन ग्लेशियर पे है, क्योंकि देखिए क्लाइमेट चेंज का जो बेसिक इंडिकेटर है वो है ग्लेशियर। अगर ये मेल्ट हो रहे हैं तो इट मीन्स कि यस देयर इज क्लाइमेट इज चेंजिंग। ये दुनिया में यूनिवर्सल फैक्ट है। इसके लिए मैं यहाँ पे अकेला ही था, मेरे साथ फिर बाद में इंडियंस भी काफी ज्वाइन किया। हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि सियाचिन को पीस पार्क बनाया जाए। इतना बड़ा मेन 19,000 फीट हाइट के ऊपर एक बैटल फील्ड बना हुआ है, और उस बैटल फील्ड की वजह से क्या हो रहा है कि आपके सारे जो ग्लेशियर्स हैं, स्पेशली अगर आप इंडियन प्रोस्पेक्टिव में जाएंगे तो वहाँ पे जितनी भी एक्सेस है वो एक दिल्ली मनाली रूट है, फिर एक कागल रूट है। वो लकली मैं 2007 में श्रीनगर भी गया था, और मेरा वहाँ पे एक ही था कि वहाँ पे मुझे बहुत सारे कश्मीरी मिले। उन्होंने बताया कि यहाँ पे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। रीजन ये है कि एक्सेस टू सियाचिन ग्लेशियर्स बाइसेक्टिंग ऑल दिस एरिया। और इसके ऊपर काफी एक मेरा ये काम भी है कि अभी बहुत सारे इंडियंस कहते थे कि देखें जी ये तो पूरे सारे ग्लेशियर मेल्ट हो रहे हैं। लेकिन लकली उसके बाद एक इनहिबर्ट एक एक पर्सनैलिटी है जो कि अभी भी 98 ईयर्स के हैं, वाटरलू के। उन्होंने कुराकोरम ग्लेशियर्स पे बड़ा काम किया। तो एक बात पता चली, वो ये है कि कुराकोरम ग्लेशियर्स जो है ये मेल्ट नहीं हो रहे, लेकिन सियाचिन मेल्ट हो रहा है। स्पेशली बाल्तोरो के पर हमारी स्टडीज कम है, ज्यादा स्टडीज जर्मन, ऑस्ट्रियन एंड इटालियंस ग्लेशियोलॉजिस्ट की हैं। और वो देखा वो ग्लेशियर्स ग्रो हो रहे हैं, और इसको ही कहते हैं कुराकोरम एनामली। तो एक बात हमें अभी तक कामयाबी नहीं मिल सकी, और वो ये नहीं मिल सकी कि हम अभी तक जितने भी हिमालयन ग्लेशियर है इसको प्रिजर्व कर सकें। मेरे साथ अगर बाद में ज्वाइन किया था, आपने सुना होगा आईपीसीसी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर आके पिछोरी। अनफॉर्चुनेटली वो अगर रह जाते तो उनका कुछ टेन्योर ऐसा था कि वो शार्ट कर दिया गवर्नमेंट ने। लेकिन काफी इंडियन साइड्स पे भी, बल्कि उनके रिटायर्ड आर्मी चीफ वो भी बड़े लग गए थे, यस भाई इसको प्रिजर्व होना चाहिए, विड्रॉल होना चाहिए, इसको पीस पार्क कन्वर्ट होना चाहिए। लेकिन ये काम नहीं हो सका। और तीसरा जो अब एक सेक्टर जिसको अभी शायद मैंने 8 दिन पहले
एक लेटर में लिखा है प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को कि देखिए, मैं ये क्लाइमेट चेंज की जब हम बात कर रहे होते हैं तो बड़ा एक आम आदमी कहता है यार देखो मेरी लाइफ क्या है सर, ये क्या बातें कर रहे हैं इन्वायरमेंट की, भाई ये हमारे इश्यूज है। अभी एक मैंने लेटर लिखा प्राइम मिनिस्टर को और उनको ये बताया गया कि देखें, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इशू है वो क्या है, इस वक्त बिजली की प्राइसेस, कीमतें बढ़ रही हैं। ये कीमतें क्यों बढ़ रही हैं? वजह ये है कि हमारे जो जितने जो थर्मल पावर प्लांट हैं जो तकरीबन 70% है, तकरीबन सॉरी 62% जितने कोल भी है, ऑयल फायर्ड भी और गैस की, इनकी एफिशिएंसी इंतहाई कम है। जब किसी पावर प्लांट की एफिशिएंसी कम होती है विद वो क्या करता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इतना ही एटमॉस्फेयर में फेंकते हैं। तो अगर गवर्नमेंट को ये कहा है कि देखिए, आपका जो फंडामेंटल इशू है जिसकी वजह से ये टैरिफ बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आप भी सुन रहे हैं कि जी आज नेफ्टा ने फ्यूल एडजस्टमेंट की है, 4 पे बढ़ा दिए, क्यों है? वजह ये है कि हमारे पास जो पावर प्लांट है उनकी एफिशिएंसी 30, 34, 35% है, जबकि दुनिया में 50 टच कर रही है। वजह क्या है? वजह ये है कि जैसी एफिशिएंसी बढ़ाते हैं उनकी कार्बन एमिशन कम होती है। और अभी ये एक ऐसा एक टॉपिक है, बड़ा अनटच टॉपिक है, इसकी तरफ लोग जाते ही नहीं है। 54% एमिशन पाकिस्तान की जो है वो एनर्जी सेक्टर से होती है। उसमें भी ट्रांसपोर्ट भी है लेकिन पावर सेक्टर भी है। बल्कि भी जो कोल के 5 पावर प्लांट लगे हैं उनकी तो कहानी किस्सा ही कुछ और है, जो कि एक इंतहाई एक चैलेंज है। अब जब ये एफिशिएंसी बढ़ाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कम करते हैं, तो विजा विज मेरा आपका टैरिफ कम होता है, यानी कीमतें कम होती है। यानी आप यूं समझ लें कि अगर एक गाड़ी है वो 1 लीटर में 10 किलोमीटर करती है और मैं कुछ अप्लायंसेस लगाता हूँ उसकी इंजन में, और वो अगर 10 की बजाय 20 करती है तो 20 से कार्बन डाइऑक्साइड कम होगी एक, और मेरे जैसा जो गाड़ी में बैठने वाला उसका पर किलोमीटर किराया कम होगा। एग्जैक्टली यही चीज रेप्लिकेट होती है पावर सेक्टर में। तो अभी प्राइम मिनिस्टर बड़े माशाल्लाह चैंपियन बन रहे हैं। मैं एक बात बता दूं कि उस जो न्यू मरी था, तो जिस बंदे ने हमें ज्वाइन किया था या मुझे ज्वाइन किया था वो हाल इमरान खान था, बाकी कोई नहीं थे। एक और चैलेंज जो सबसे ज्यादा है वो है पाकिस्तान का इस साइड के ऊपर, और वो है, आप देखेंगे पंजाब में अनप्रेसिडेंटेड फॉग है। तो एक इसके पर काम किया था, आप उसका कार्पेट भी है फोगी डेज, और उस पे इन्हें बताया गया था कि भाई लिसन, रीजन ये है कि इंडिया में एज ऑन टुडे, ये मैं आज की बात करूं और उस वक्त की बात करूं, तो 3.5 लाख मेगावाट उनकी इस इंस्टॉल कैपेसिटी है, और उसमें 60% कोल है। और ये दुनिया में उनकी तो आप समझे कि वो दैट इज द सोर्स ऑफ दिस कार्बन मिशन। और एक सबसे बड़ी बात है कि इसमें A1 इंडियन सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशंस भी हुई है कि देखें हम तो इंडिया वाले सफर कर रहे हैं, हमारे नेबर भी कर रहे हैं। तो हमने ये गवर्नमेंट को कहा कि देखें आपको कोई काम करने की जरूरत नहीं है, आप एक ही काम करेंगे। वो पिटिशन जो कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट में हुई है जिसमें सुनीता नारायण और बहुत सारे लोगों ने काम किया हुआ है, वो ये कह रहे हैं कि ये जो फोर्स, ये जो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि ये लेट 80s, इससे पहले नहीं थी। जैसे जैसे उनकी कैपेसिटी वहां बढ़ती गई इस हिसाब से एमिशंस बढ़ती गई। और फॉग का आप देखेंगे तो ये क्लाउड, ये जो क्लाउड है, जो भी, ये पटना से शुरू होता है और अप टू पेशावर तक जाता है। और ये एक एयर कॉरिडोर है हिमालय के नीचे। इस पे साइंटिस्ट को एक बड़ा काम करने की अभी जरूरत भी है। और हम लेकिन बदकिस्मती से आज तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया। एक लेटर ही लिख देते, बड़ी दफा कहा कि यार एक लेटर ही लिख दो। लेकिन देखिए, मैं आपको एक सच बात कहूंगा, आप मुझे भी सुनते भी होंगे। पाकिस्तान में अभी जो मिनिस्टर हैं मलिक अमीन असलम, ये जब न्यू मरी की वो कंपेन थी वो पटेटा फॉरेस्ट को सेव करने के लिए जो रिजर्व था 1886 में, उसका पर्पज ये था कि पिंडी जीएच को पानी साफ मिले। मलिक अमीन असलम साहब तो सब मिनिस्टर एनवायरमेंट थे। ये इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में से जूनियर थे, मुझे बड़ा अच्छा जानते भी थे। मैं जब कभी ऑफिस में जाता यार बताओ यार तुम्हारा क्या स्टांस है, तो ये बेचारे आप सच्ची बात, तो ये कई दफा ऐसे वॉशरूम में जाके छुप जाते थे। अब एक जो मेरी अपनी जो ऑब्जर्वेशन है कि मैंने कभी, ये मेरा प्रोफेशन नहीं है ये क्लाइमेट चेंज ये एनवायरमेंट, ये एक मेरा
पैशन है, मेरा प्रोफेशन नहीं है। प्रोफेशन तो मेरा एनर्जी सेक्टर रहा है, मैंने यूएसए वर्ल्ड में कहाँ कहाँ जॉब्स की है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जितने भी आपको लोग जो नजर आएंगे क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंट का, वो उनका एक प्रोफेशन है और एक इंडस्ट्री बन चुकी है। मैं मेरे ख्याल में अगर मुझसे कभी कोई पूछे तो मैं ये कहूँगा कि सेग्रीगेट करना चाहिए कि आपके ये जितने लोग हैं, ठीक है, दे टॉक वेरी जबरदस्त किस्म की टॉक्स होती हैं, बातें होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड में एक कोई काम नहीं होता। मैं एक एग्जांपल दूंगा, जब उस वक्त मतलब एनजीओ ने मुझे बुलाना शुरू कर दिया तो जिस कहते हैं जिसको रुकवाते हैं ऐसे करते हैं, पहले कहीं से फंडिंग लेके। मैं आपको आज फर्स्ट टाइम बता रहा हूँ कि भैया जी फंडिंग किस लिए लेके आएंगे, जैसे ये एक चैलेंज है, इतना बड़ा फॉरेस्ट कट रहा है और हमारे पास वहां पे देहार के ट्रीज भी वहां पे लगे हैं। और आप जरा देखें क्या है क्या वहां पे। तो एक बात मैंने आज भी जो ऑब्जर्व की है कि इसमें एक शोर होता है कि एलीट के लोग जो है वो जाते हैं, बात करते हैं क्लाइमेट चेंज की, इन्वायरमेंट की, लेकिन उसका हम ये नहीं देखते कि ये इंडस्ट्री है, ये एक पैशन है या एक कमिटमेंट है। जैसे मैं आपको कहूँ कि अगर प्रोटेक्टर फॉरेस्ट सेव किया गया तो आप लोग इस्लामाबाद में रहते हैं, ये सिमली डैम की कैचमेंट में आता है और सिमली डैम एक मेजर सोर्स है इस्लामाबाद को पानी सप्लाई करने का। तो देखिए इसमें कितनी सेडिमेंटेशन आती है, कितना वो आता है। ये एक लंबी चौड़ी साइंस भी है। लकीली मैंने जो इंजीनियरिंग की है, मेरा एक और पैशन था, किसी बारे में जियोलॉजी भी था। तो ये एक माउंटेन्स में आप कह सकते हैं केव्स हैं जो वाटर्स की भरी हुई है जो पानी रिलीज करती है। और एक और बात है बड़े क्लियर, ये जो अगर आपको आज भी इस्लामाबाद में पानी मिल रहा है, उसी में डैम से मिल रहा है, जब बारिशें नहीं भी हो रही, ये क्या है? ये आपकी जो पाइन्स के ब्लू पाइन्स की जो ट्री है, दे आर के जो है जब इनकी एज स्टोर करते हैं, ड्राई सीजन में ये रोल प्ले करते हैं एज ए स्पंज का, कि पानी एब्जॉर्ब कर लिया और पानी आपको मिल रहा है। और मैं अगर अब पराजी बन जाता, जब बन जाता तो इम्पैक्ट क्या होता, सिमली डैम में पानी कम होता। सिमली डैम से जो पानी मिल रहा है वो इस्लामाबाद को, कैन यू इमेजिन कि वो आप कह सकते हैं कि 18 पैसे पर गैलन मिल रहा है। आप कंपेयर करें कि वो कितना पानी, कितने न्यूट्रिएंट्स हैं उसको। अभी भी जो उसका फिल्ट्रेशन प्लांट है, मैं सीडी में कभी एडवाइजर भी रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि सिमली डैम का पानी मेरे ख्याल में न्यूट्रिएंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या जितने उसमें मिनरल है वो किसी और में नहीं है। और बड़ी लिटिल एफर्ट से उस फिल्ट्रेशन प्लांट से पानी आ रहा है और वो आपको वो पानी मिल रहा है। आप कंपेयर करेंगे कितने की बोतल है आपको, जो नेस्ले की मिल रही है, बॉटल वाटर मिल रही है तकरीबन 80 की मिल रही है, और वो कितना की मिल रहा है, 15 पैसे पर गैलन। दूसरी साइड पे जब हम यानी कास्ट कंपेयर करते हैं, यानी कास्टिंग यानी कास्ट बेनिफिट एनालिसिस, ये एक क्लाइमेट चेंज या एनवायरनमेंट में पाकिस्तान में अभी लोग कम काम करते हैं। हम बात करते हैं यार क्यों कर रहे हैं, क्यों फॉरेस्ट को सेव कर रहे हैं। आप अब खानपुर से पानी लाते हैं तो वहां हमारी पंपिंग कास्ट तो तकरीबन 60 करोड़ हमारा साल का पंपिंग कास्ट आ जाती है, उसको पंप करते हैं। और जो ट्यूबवेल्स है तकरीबन 80 करोड़ जो ये पार्क रोड पे लगे हुए सीडी लगाए हुए हैं। तो कंपेयर करें कास्टिंग का कि इस्लामाबाद में 3 सोर्सेज पानी मिल रहा है, खानपुर से, सिमली से और जो ट्यूबवेल से। तो थैंक्स गॉड कि अल्टीमेटली वो ऐसी कंपेन में नहीं, वो जो मेरा यूएन का जो पेपर था, वो पेपर इतना एक सुपर हिट हुआ कि मेरे ख्याल में मुझे याद है कि शौकत अजीज साहब इवन अमेरिका गए थे तो सबसे पहले जर्नलिस्ट ने पूछा था कि बताएं आप तो वहाँ पाकिस्तान में ये कर रहे हैं। तो उसमें ये बाद में और लोग काफी आगे थे, लेकिन उसमें जो कंट्रीब्यूशन है बहुत ज्यादा, वो आपने नाम सुना कि जमन खातून की आप बेचारी की डेथ हो गई है। डॉक्टर ईसा दौद होता, लेटर परवेज हुद भाई ने ज्वाइन किया, लेकिन इन लोगों का कोई इंटरेस्ट नहीं था। ये आप कह सकते हैं कि ये कोई इंडस्ट्री से तल्लक इनका नहीं था या कोई क्लाइमेट चेंज के सो कॉल्ड एक्सपर्ट नहीं थे। मैं आज भी ये बिलीव करता हूँ कि ये जितने भी जो लोग आपको नजर आ रहे हैं या काम करने वाले हैं, ये एक मेरा फंडामेंटल एक इनसे हमेशा एक कन्फ्लिक्ट रहा है कि देखिए ये हमें ये यूएन से फंडिंग ले ली के जी जाए, अभी तक के जी जाए, इतनी फंडिंग ले ली हमने,
हम ये देखें ग्लेशियर पे काम कर रहे हैं, ये गोल्ड पे काम, इस पे काम कर रहे हैं। अभी तक हमारे पाकिस्तान में, मैं आपको एक अर्ज कर दूं, जैसे सबसे बड़ी बात है ग्लेशियर्स की, जो कि बेसिक इंडिकेटर है और जब सबसे बड़ा चैलेंज भी है, उस चैलेंज के पे आप ये कह सकते हैं अभी तक इनका कंसेप्ट ये क्लियर नहीं हुआ कि देखिए, आप देखें किन हैबिट को इसने 1987 में जितने मेजर ग्लेशियर्स हैं इसके ऊपर जीपीएस लगाए। जीपीएस में टेम्परेचर, एयर, ह्यूमिडिटी, सबका डाटा हाइड्रोलॉजी लैब में लाहौर में नियाज बेग ठोकर में लैंड करता है, और वो ऑस्ट्रेलिया से बैठ के, वो गुरु है इसका। देखिए मैं भी नहीं हूँ, मैं तो अभी इसके मुकाबले कुछ भी नहीं हूँ। तो उसके बड़े पेपर हैं कि लिसन, हमारे ग्लेशियर्स ये ग्रो हो रहे हैं, उसकी रीजन क्या है कि माउंटेनिंग कम हो गई है। और जब से ये पाकिस्तान में ये एक और मेरा पेपर था, ये फैक्ट है कि कुछ पॉलिटिकल इश्यूज भी थे कि जैसे ही यहाँ पे तालिबान की इंसर्जेंस हुई है, ये हुई है, तो पाकिस्तान में जो टूरिस्ट इनफ्लो है वो बड़ा कम हुआ है। माउंटेनिंग और ये माउंटेन, ये ग्लेशियर में जो लोग जाने वाले, इसकी ट्रैफिक बहुत ज्यादा कम पड़ी है। दैट्स वाई वो ग्लेशियर ग्रो है। लेकिन ये मॉडल भी है, ये मॉडल ये शो करता है कि आप पूरी दुनिया में एक ये शो कर रहा है कि इनको प्रिजर्व रखेंगे, और जब प्रिजर्व रखेंगे तो तब ये ग्रो होंगे। जब ये तभी ग्रो होंगे जब आप इनसे दूर रहेंगे। और जब आप इनसे दूर रहने का क्या तरीका, देखिए इंडिया में अगर आप भी जाएं तो आपको एक एक बड़ी जबरदस्त स्टडी एक की है, और उस वक्त साथ इंडियन भी थे। देखिए एक गंगोत्री ग्लेशियर है, और ये गैंजीज रिवर वहां से मर्ज होता है। हिंदू मजहब में गंगोत्री ग्लेशियर का यात्रा करना ऐसी है जैसे हम हज करना चाहते हैं। और वो सियाचिन के बाद सेकंड बड़ा ग्लेशियर है कि जहाँ पे मेल्ट हो रहा है, यानी मीन जिसे कहते हैं ह्यूमन इंटरफेरेंस और डायरेक्ट इंटरफेरेंस। अभी जाके 2 साल पहले इंडियंस ने एक काम किया है कि भाई गंगोत्री ग्लेशियर के ऊपर लोग, या ये जो जाते हैं, यात्री जाते हैं, इससे आप 2 किलोमीटर पीछे रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे। यानी ये एक वो क्लियर एविडेंस है कम आप अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आपने इनसे दूर रहना। फिर ये है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपने देखा है कि पूरी दुनिया में एक एक ये है कि जी आए, जैसे किलिमंजारो है अफ्रीका में, तो वहां पे टूरिज्म बढ़ा हुआ है। जितना ये टूरिज्म यहाँ पे करते हैं, ये मेल्ट हो रहे हैं। अच्छा, एक मेल्ट होने की, अब बताएं कि मेरे आप पे क्या असर है। एक तो बात ये है, ये आपकी क्लाइमेट को स्पेशली, आप कहेंगे जो मानसून है, हमारा मानसून पे आपने भी बिल्कुल बचपन में ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि बे ऑफ बंगाल से वो एयर आई, एयर करंट आया और अलोंग दिस रिच ये आया, और फिर अल्टीमेटली पिशावर तक, यानी अफगानिस्तान पार नहीं करता। बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, यहीं तक इसकी रेनफॉल। इसका पैटर्न ओवर द 15 ईयर्स बहुत तब्दील हो गया। यानी इसका इम्पैक्ट क्या है हमारे। अब आप ये देखिए कि गुज़िश्ता कई सालों से जैसे इस साल तरबेला पूरा फिल नहीं, अब तरबेला फिल नहीं हुआ, तो इसकी मीन हमारा एग्रीकल्चर पे कितना असर हुआ। फिर एक इसकी कास्टिंग ये, जब फिल नहीं हुआ तो हमारी जो हाइड्रो पावर जनरेशन है उसके पर भी एक इम्पैक्ट उस पर भी आ रहा है। एक तो ये, फिर उस पे हमारा जो क्रॉपिंग पैटर्न है, क्योंकि हमारी जो डिपेंडेंसी, सबको पता है कि एग्रीकल्चर पाकिस्तान में जो नेटवर्क है दुनिया में सबसे बड़ा है, उसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि हमारी वेरिएशन आ गई है। और ये मेरे साथ एक और मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अब डॉक्टर कमजमान, जो कि मेट डिपार्टमेंट के पहले डीजी थे, फिर इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट वाइस प्रेसिडेंट भी रहे। एक उन्होंने इस पे काम किया है कि क्या असर पड़ रहा है हमारी क्रॉप्स के ऊपर, स्पेशली कॉटन में। आप ये देखिए कि अब 2 साल से 3 साल से हम कॉटन इंपोर्ट करनी पड़ रही है। आपने सुना होगा न्यूज में भी कि एक प्रपोजल बन रही है कि फिर इंपोर्ट करें। तो अब आप देखें कि पाकिस्तान की जो मेजर एक्सपोर्ट है वो क्या है, टेक्सटाइल है। तो टेक्सटाइल की रिलेटेड जितनी भी जो रॉ मटेरियल है कॉटन का, वो हम इंडियन से इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो क्या हमने कभी सोचा है
ये क्यों ऐसे हुआ है, क्रॉपिंग पैटर्न क्यों तब्दील हो रहा है। ये क्लाइमेट चेंज के डायरेक्ट वो इम्पैक्ट हैं जिन्हें क्वांटिफाई करना पड़ता है। लेकिन इसमें मैं ये समझता हूँ कि मेरा और बाकियों का थोड़ा सा डिफरेंस ये भी है कि मेरा प्रोफेशंस का बड़ा प्रॉब्लम है। वो इंजीनियर्स जो ना वो आप तो हमेशा बात करते हैं ये निटी ग्रिटी की, ये नट लगाना, ये पेज लगाना, ये बड़ी माइनर डिटेल में जाते हैं। ये बड़ा प्रोफेशन का बड़ा प्रॉब्लम होता है। जबकि जो दूसरे हैं, किसी ने पीएचडी की हुई है और की हुई है, तो वो मेरे ख्याल में इस साइड पे इतना नहीं जाते। आ, वो इस निटी ग्रिटी में या जिसे कहते हैं ना इम्पैक्ट असेसमेंट पे नहीं जाते। तो हमारा शायद ये कह सकते हैं कि ट्रेनिंग का प्रॉब्लम है, कि ट्रेनिंग की वजह से हम जाते हैं यार देखो यार इम्पैक्ट क्या है। मतलब मैं हूँ यहाँ पे, एक डिस्कशन हो रही, डिबेट हो रही भाई क्लाइमेट चेंज, तो यार ये तो वो उनका इश्यूज है। कभी कभी यहाँ पे डिस्कशन होती है, जैसे मैं आपको बताऊँ, मैं वेरिएंट क्लेम में रहता हूँ। वेरिएंट क्लेम में रहता हूँ तो एक दिन मलिक रियाज साहब जो सबके होने के लिए, यार देखें यार बात ये है, आप अब ऐसे बात करते हैं, वो पहले जितने भी जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उन्होंने सारी डेवलपमेंट कर ली है, हमें अब करनी है, अब हमने करनी है। तो इसलिए आप लोग क्लाइमेट चेंज का या इस तरह की बात करते हैं, तो हमें इस पे क्या असर पड़ता है, हमारा क्या तल्लक है इससे। ये इन्वायरमेंट के, ये उनके एक स्लैंग लैंग्वेज, ये उनके चोचले हैं। हमारा आपका बात कर रहे हो कि देखिए जी आप सोसाइटी में इतने ट्रीज रखे हैं। तो हमने उन्हें कहा है कि जनाब ऐसा बात की है कि हमें मुझसे अर्ज नहीं। आप ये देखें कि बैरियर टाउन वहां पे, जहाँ बैरियर क्लिप यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, आप पानी तो हमें देते नहीं है। हमने क्या, हमने मोटर लगाई होती है। पहले मोटर जो है वो 200 फुट के पर पानी खींचती थी, अब माशाल्लाह 300 फुट हो गई। तो कहते फिर क्या हुआ, मैं कहा जी हुजूर आपने यहाँ से जो दरख्त काटे, जो ट्री से जो पानी इन्फिल्ट्रेट नीचे होता था वो आपने खत्म कर दिया, आपने पक्की पेवमेंट बना दी। जब पेवमेंट बना दी तो ना सर्विस रन ऑफ होता है, तो वो नीचे पानी जाता नहीं है। तो ये बिजली का बिल तो मैंने देना, आपने नहीं देना होता। तो मुझे इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट ये हुआ। तो ये वो कहे जी क्या करना चाहिए। तो ये एक आप तो ये बात आज से 15 साल पहले की है। एक बात मानी गई थी, हमने कहा यार कम से कम ये काम करें, ये जो फुटपाथ है इसको पक्का ना करें, कंक्रीट ना करें, ये टफ पेवर लगाएं ताकि टफ पेवर में पानी इनफिल्ट्रेट हो। और दूसरी बात ये है कि वो हर बड़ी थोड़ी लंबी बात थी कि जिस तरह हमें नीचे ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने के लिए हमें आर्टिफिशियल मेथड भी यूज करना चाहिए। लेकिन जाहिर है कि हाउसिंग सोसाइटी का बंदा या चेयरमैन सीडी वो तो ये काम तो नहीं करते। अलबत्ता ये हो गया, एक काम हो गया कि यहाँ पे आज को जो आजकल जो फुटपाथ मिल रही है, एक बात हुई कि टफ पेवर मिल रहे हैं। टफ पेवर का मतलब ये है कि दरमियान में सीमेंट नहीं भरा होता, तो पानी इसमें अब्जॉर्ब होता है और नीचे पानी कुछ ना कुछ चला जाता है। एक बात। अब जो एक सेकेंडरी बात पे आ रही है कि जी इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि हमने फारस तब्दील किया है। देखिए मेरा तलक इस्लामाबाद से भी है और मरी से भी है। आप यहाँ से मरी चले जाएं, रास्ते में आपको कितनी कितनी बड़ी हाउसिंग सोसाइटी मिल रही है। और इसमें बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि आपको यहाँ पे 333 ब्रिगेड भी है। आप कभी गूगल करेंगे 333 ब्रिगेड कौन है। 333 ब्रिगेड वो लोग हैं जो कि हाउसिंग सोसाइटी को लैंड प्रक्योर करके देते हैं। और वो कौन है, वो बड़े मशहूर, वो आपने सुना होगा ताजिक को कनीमुल्लाह। अब इन्होंने यहाँ से लेके ठीक इस्लामाबाद से लेके आप कह सकते हैं कि अप टू मरी हिल्स तक रास्ते में जहां पे पॉकेट्स आती हैं, वो पॉकेट्स जमीन जो थी लोगों को परचेज कर ली, लेकिन वो जमीन माशाल्लाह क्या हो रही है, वो जंगल में आस्ता 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 जा रहे हैं, आप फैल रहे हैं। अब पाकिस्तान में कौन बंदा हाउसिंग सोसाइटी पे हाथ डाल सकता है। वो आप जुडिशरी का भी हाल देखें। ये बात आप सारी जंग में है, मैं तो 57 ईयर्स का हो गया, ये किसी में कैपेसिटी नहीं है, चैलेंज नहीं कर सकता है। और चैलेंज कैसे कर सकते हैं कि जब अभी भी हमारे यहाँ जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इन्वायरमेंट की या क्लाइमेट चेंज की, वो अभी तक नहीं आई। अब इससे रिलेटेड मैं 2 मिनट और बात करूंगा और मैं उसके बाद आपका जितने क्वेश्चन है वो आप बात पूछ सकते हैं। और देखिए इमरान खान साहब बनी गाला में रहते हैं।
मुझे कोई 2 हफ्ते पहले हमारे एक अजीज ने, उन्होंने मुझे बुलाया कि आए जी आप बनीगाला में हैं। मुझे आके लाती मिली। उनका वहां पे घर है 100 कनाल के ऊपर, लेकिन उनके घर में आप जा नहीं सकते क्योंकि बनीगाला में इतनी इंक्रोचमेंट होगी, और वो जो स्ट्रीट्स रोड जा रही थी 12 फुट की, वो टोटल की टोटल अब आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग। अब देखिए, ये मैं क्यों बात कर रहा हूँ, ये इसलिए कह रहा हूँ कि आप पाकिस्तान में इन्वायरमेंट की क्या बात करेंगे क्लाइमेट चेंज की, कि रावल डैम जो कि पानी सप्लाई करता है पिंडी को, इवन जेज को, वो उसमें पोल्यूशन, आप वो देखिए लिटरली एक सीवेज पॉन्ड बन चुका है। बरीमाम से पानी आ रहा है, उसके कैचमेंट में क्या क्या बन चुका है। इवन इमरान खान साहब ने अपना जो रेगुलाइज करा है, मेरे ख्याल में बड़ा जुल्म किया। आप कभी लोग बनी गाला जाए, वहां पे आप प्लाटिंग हो रही है 5 मरले की, 2 मरले की, 3 मरले की, इस तरह की। तो हम वाटर जो कि कंपोनेंट है इसका क्लाइमेट का, हम क्या बात करें। बात करें, ये तो बातें आपको सिर्फ टीवी में नजर आती है कि फलां कॉन्फ्रेंस में गए, फलां में गए। रावल डैम देखे ना कितनी दूर है प्राइम मिनिस्टर हाउस से। प्राइम मिनिस्टर रहते ही वही है। सुप्रीम कोर्ट से कितनी दूर है, पार्लियामेंट से कितनी दूर है। और आप जरा आप जाएं जाके पिंडी में देखें कभी हॉस्पिटल्स में कि वहाँ पे पेशेंट्स किस किस्म के आ रहे हैं। वो जो वाटर रिलेटेड डिजीज के तकरीबन 52-53% है। एक फिल्ट्रेशन प्लांट की एक लिमिट होती है। मैं आप तो मैंने अपनी जिंदगी में शायद कई फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए लगाए भी हैं। ये जैसे मुजफ्फराबाद है, ये आपका लगा हुआ है, और इवन डिजाइन इसका किया। इसकी एक लिमिट होती है, फिल्टर कब तक कर सकते हैं आप। अगर फिल्टर, क्या आपका क्या ख्याल है कि नाला लई में एक सीवेज प्लांट लगा के आप उसको ड्रिंकिंग वाटर बना सकते हैं? आंसर इज नो। यस, उसको हम पोर्टेबल यूज कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये एक 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 वो बड़ा गैप है। वो गैप किस लिए है कि वो जो कमिटमेंट है या वो जो बात है पाकिस्तान में होनी चाहिए। इन्वायरमेंट अलग, ठीक है, मिनिस्ट्री भी है, ये भी है। अब आप देखिए, जैसे मैंने आपसे कहा कि एक बड़ा एक लुक्रेटिव इसमें ये है कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में जो लोग जाते हैं, जैसे अभी ग्लासगो में गए। अब मैं आखिरी बात करूँ, ग्लासगो में गए, और ग्लासगो में जिस बताइए टेक अवे क्या लेके आए आप। तो उन्होंने कहा जी ग्लासगो में सबसे बड़ा इस दफा जो सबसे बड़ा जिसके पर इन सब की यूनानिमसली एक रेजोल्यूशन पास हुई है, मीथेन इमिशन हमने कम कर। अभी शायद मैं अभी ऑलरेडी आज ही लिख रहा था। देखिए पाकिस्तान में आपको पता है कि आपके सबके घरों में गैस की बड़ी प्रॉब्लम आई है। गैस कम है। एक बड़ी, चूंकि ऑयल गैस का सेक्टर भी है, वुड यू बिलीव कि पाकिस्तान में जो जिसे कहते हैं अनअकाउंटेड फॉर गैस, ये 18% है। यानी जितनी गैस हम कतर से लेके आते हैं, इतनी गैस हमारी पाइप्स में से ये एवोपरेट हो जाती है। लेकिन ये एवोपरेट हो जाती है, ठीक है, हमारा लॉस है, हम बिल ज्यादा देंगे, गैस नहीं आ रही, ठीक है, लोग टीवी पे आ रहा है, जियो पे आ रहा है, फलां पे आ रही। लेकिन लिसन, हम एक एक इट्स क्रिमिनल एक्ट। वजह ये है कि नेचुरल गैस में 97% मीथेन। मेरे ख्याल में, मैं आप लोग अभी इसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, अभी मेरा अपडेट आ जाए कि पाकिस्तान में तकरीबन 3 बिलियन CF गैस पाइप्स में हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, राइट, गैस सोर्सेज से वहां तक। अमेरिका में 38 बिलियन, यूक्रेन में, रशिया में देखें कितनी है। वहां गैस जो पाइप्स पे इन्फिल्ट्रेट, जिसे कहते हैं ना अनअकाउंटेड, यानी जिसे कहते हैं गैस लीकेज या गैस लीकेज, वो 1 से 2% यूनिवर्सल स्टैंडर्ड है। तो ये हाल है पाकिस्तान में। जो एक्चुअली क्लाइमेट चेंज की बातें करना, एक तो यहाँ पे एक ये समझ गए बंदे यार देखो ये बात उसने क्लाइमेट चेंज, दरख्त लगा जी, दरख्त लगा। आपने, समराइज करता हूँ, मीथेन इमिशन कम की। क्या कराची से लेके पेशावर तक जो गैस का नेटवर्क है, अगर हम जब इसकी गैस की लीकेज को रोकते हैं, इट मीन मीथेन इमिशन कम पड़ेगी। मैं आई एम गोइंग टू राइट लेटर टू यूएन सेक्रेटरी जनरल, लिसन, हम सिग्नेटरी हैं, हम ये क्या कर रहे हैं, ये वायलेशन है। सेकेंडली, दूसरी, ज्यादा कार्बन इमिशन कहाँ से हो रही? वो आपकी आपके पावर प्लांट से हो रही। आप ग्लासगो की और पेरिस डिक्लेरेशंस की जरा मैन क्या था, उन्होंने उसमें क्लियर
गवर्नमेंट को मैंडेट दी, सब गवर्नमेंट्स को कहा कि लिसन, आपने जो पावर प्लांट की एफिशिएंसी, ये अगर आपकी 30 है तो 32% लेके जाना है, यानी ग्रेजुअली 2025 तक आपने 40% लेके जाना। अब आप मैं ये आपको बड़ी आप कहेंगे यार ये क्या बात कर रहे हैं। हमारे जो जाक दाऊद साहब है, उनका एक पावर प्लांट है अल्ट्रन, उसकी एफिशिएंसी 18%। मतलब मैं शायद अभी लिख दूं कि ये देखें जी, आप बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, बड़े बड़े आके लेक्चर्स तो देते हैं, इसकी ट्रांसलेट कैसे करते हैं। पाकिस्तान में वो बेचारा इमरान है, हमें पता है, ये हमारे बड़े अच्छे जो प्राइम मिनिस्टर थे, हम काफी फ्रिक्वेंटली मिलते भी थे। वो बेचारे को तो अब तो जिस साइड में मैं कुछ नहीं कमेंट्स करूंगा, एक साइड पे लगा दी वो दरख्त लगाना, वो बिलियन ट्री। मैं अगर आज आपको आज भी बताऊं कि फॉरेस्ट मेरा पैशन भी है, और मैं आपकी सब ग्रुप को बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में मैं वाहिद आदमी हूं जिसका मरी में अपना कॉनिफर फॉरेस्ट है, और मैं वहां पे दरख्त भी नहीं काट कर देता। मेरे सारे रिलेटिव, यू नो माय ओन ब्रदर, वो कहता है ये आपने किस लिए रखे हैं, आपने कब्र पे लगाने हैं?" मैं कहा हाँ यार, मैं ऐसी करूँ। हाँ, उसकी शायद किसी ने पता नहीं 2 बिलियन प्राइस लगे। मैं कहा, जी 2 बिलियन, $100 बिलियन देंगे तो नहीं होगा। ये मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि अभी हम वी आर वेरी एसेंट्रिक कि एक ही है जी, वो ट्री लगा दिए तो ये हो गया, वो कम हो जाएगा। आपने मेजर मिथेन इमिशन उस पर काम नहीं किया, पावर प्लांट मिशन उस पर काम नहीं किया, क्रॉस ट्रांसबाउंड्री बॉर्डर जो आपकी जो फॉग आ रही है, अब तो माशाल्लाह साइबर जो पावर प्लांट है कोल का 320 मेगावाट, वो जो बिन कासम या कराची में लगे, वहां देखें अभी कल बता रहे थे 20 लोग हैं। ऑब्वियसली जो एयर करंट है वो इधर ही आएगा। वो आपने कितने ऐड कर दी है। फिर आप आपने क्या आवाज कभी उठाई है, करेज की है, करिश है आपने कि आप कहें कि लिसन, एनफ इज एनफ। ये ये जो ग्लेशियर्स हैं, ये देखें, ये हमारे कैचमेंट में है। हमारा जो चनाब रिवर है, इसमें 23% ग्लेशियर है। झेलम में तकरीबन 15% है। और इंडस तो हमारे लिए ब्लेसिंग है कि उसमें 65%। लेकिन ये उनकी टेरिटरी में सियाचिन की वजह से, चूंकि वहां उस कॉर्नर को बाइसेक्ट करके जाते हैं, उनकी एनुअल रिट्रीट देखें। पाकिस्तान ने आज तक कभी करेज नहीं की कि इसके ऊपर ऑफिशियली हम एक बात करें। तो आखिरी बात मैं ये कहूँगा कि अभी एक साल पहले कोस्टा रिका एंड निकारागुआ, ये दो कंट्रीज हैं, वो दोनों की लैंग्वेज एक है, कल्चर एक है, एथनिकली एक है, उनका किंग भी आज भी एक है, स्पेनिश बोलते हैं वो। वहां निकारागुआ ने कुछ ट्रीज काट लिए वहां। वो ट्रीज कितने थे? 265। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आ, जो दूसरा, मैं नाम भूल गया अभी, एक निकारागुआ और कोस्टा रिका, उसने केस फाइल किया कि लिसन, हमारा एनवायरमेंट खराब हो और हमारा पानी पोल्यूटेड आ रहा है, नीचे आ रहा है। तो उसको वहां पे फाइन हुआ, और वो फाइन कितना, मेरे ख्याल में अगर मैं ये रिमेम्बर तो आई थिंक $65 मिलियन हुआ। तो हम में ये एक बात, मैं अपना एक्सपीरियंस से बात करूँ, देखिए कभी कभी टॉक शोज में मैं भी आता हूँ, और अभी मैं एक और मेरा अच्छा तारफ नहीं भी है। मुझे नैब ने बुलाया था कि जी आप हेल्प करते हैं पावर सेक्टर और ऑयल गैस सेक्टर में, हमें वैल्यूएशंस करके दें। मेरा थोड़ा एडवाइजरी रोल भी रहा 2 साल। तो मैंने एक बात देखी है, वो एक बात ये देखी कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिशियंस हैं, नंबर वन एंड द ब्यूरोक्रेट लाइक दिस, देखिए जिस सोसाइटी में ये फैक्ट है कि एक बेसिक कमिटमेंट अपने प्रोफेशन में तलक ना हो, हर बंदा चोरी करता हो, तो वो क्लाइमेट चेंज एनवायरनमेंट को कहाँ प्रायोरिटी दे, वो कैसे दे सकते हैं। तो विद दिस नोट, अगर आप कोई और बात पूछना चाहें, मैं नॉर्मली पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज या एनवायरनमेंट के ऊपर किसी डिस्कशन में मैं नहीं आता। वो उसकी रीज़न ये आती है कि ये एक मेरा साइड पैशन है, जैसे कोई एडिक्टेड होता है, काफ़ी लोग को बड़ी एडिक्शन लगी रहती है। तो मेरा एक अपना यही पैशन है
कि ग्लेशियर्स, फॉरेस्ट, एक मेरे ख्याल में आज भी मैं अपने बच्चों को बता रहा था कि मेरे ख्याल में दुनिया में मैं शायद बड़े मुल्कों में घूमा हूँ, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी एक अरोमा आता है, वो स्मेल आती है, वो है कि ब्लू पाइन विद आइस, जो बर्फ है, स्नोफॉल है, मुझे उसकी जो स्मेल है वो एक, मैं आपको बता नहीं सकता कि वो मुझे कितना फैसिनेट करती है। वो ये फैसिनेट इसलिए कि मैं एक क्रिकेटर के नीचे गांव में पढ़ा था, इससे पहले कि हम लाहौर में वो हो गए थे, लाहौर GCN तो ये एक वो पैशन है जो आज तक खत्म नहीं हुआ, ये एडिक्शन है वो आज तक खत्म नहीं हुआ। तो आप यंग लोग हैं, जब तक आपको किसी भी प्रोफेशन में एक एडिक्शन नहीं होगी या पैशन ही होगा, उस वक्त बात ही बनती। तो अगर आप ये कहें जैसे पाकिस्तान में है कि जी PhD की हुई है, मैं नस्ट के बोर्ड का स्टडीज का मेंबर भी हूँ और यूटी पिशावर का, वहां पे देख लें कितने इन्वायरमेंट के लोग हैं, लेकिन एक तो काम कितना मिलेगा, वो एक एकेडमिक काम है, एकेडमिक काम इज अ डिफरेंट और ग्राउंड इज डिफरेंट। मेरा आप लोगों से यही होगा कि अगर आपने इसमें अभी मैं, ये जो मेरा लेटर है 4 पेजेस का, पहले मैंने आर्मी चीफ को भेजा था और मैंने कहा था लिसन, पाकिस्तान में बिजली की कीमतें कम होनी चाहिए, इनका तल्लक क्लाइमेट चेंज से बड़ा इंटीग्रेटेड आपस में, ये एक बड़ा एक जबरदस्त किस्म है next। तो आप वो सर्कुलेट कीजिए और नो, आप बताएं, आपको किस सवाल है तो बताइए। क्वेश्चन आंसर सेशन हम लेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि प्लीज अनवर अब्बास साहब जो हैं वो भी अपनी इस टॉपिक के ऊपर अपनी राय का इजहार कर लें, अपनी बात पूरी कर लें। अरशद अब्बासी साहब ने ज्यादा पाकिस्तान के अंदर कितनी इस हवाले से हमारे रूलिंग क्लास के अंदर भी और हमारी हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट और इन सब के अंदर कितनी सीरियसनेस है और किस हद तक अंडरस्टैंडिंग है, इस पे ज्यादा फोकस किया। तो अनवर अब्बास साहब प्लीज आप भी इस पे या फिर ज्यादा मतलब वर्ल्ड लेवल पे जो मतलब ये इशू एक है इसके ऊपर किस हद तक सीरियसनेस है, क्या किया जा रहा है और किसकी ज्यादा जरूरत है और क्या करना चाहिए कि हम इस एक जो डिजास्टर अवेटिंग है इसको काउंटर कर सकें। अगर आप इस पे फोकस कर लें और उसके बाद क्वेश्चन जो रिमेनिंग होंगे पार्टिसिपेंट्स के वो भी हम लेंगे इसके बाद। मेरा ख्याल है पार्टिसिपेंट्स भी ज्यादा इसको सुनना चाहेंगे और बहुत ज्यादा लोगों ने अब ज्वाइन किया भी नहीं है जिस तरह पहले करते हैं। और ये कलमिया भी हमारी हमारी सोसाइटी और हमारे स्टूडेंट्स और इंटेलिजेंशिया का भी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट और या फिर क्लाइमेट चेंज इस तरह के इश्यूज पे ज्यादा जब हम बात करते हैं तो ज्यादा कोई हम देखते हैं कि इवन स्टूडेंट्स में भी सीरियसनेस नहीं होती। तो ये भी एक अलमिया है। इसी के साथ अनवर अब्बास साहब प्लीज। जी बिल्कुल। पहली बात तो ये कि मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा दोस्तों का, कोशिश करूंगा कि जो मेरा एक नाकिस शकल है और जो मेरा थोड़ी सी एक स्टडी है उस पर हम बात करें। सबसे पहली बात ये कि हमें ये देखना है कि हम कितने संजीदा हैं इन्वायरमेंट के हवाले से। मुझे नहीं लगता कि दुनिया के मुल्क ज्यादा संजीदगी से काम करें या ज्यादा संजीदा, इंक्लूडिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी पार्टिसिपेशन की थी COP26 में। अकॉर्डिंग टू हार्सेस माउथ वहाँ पे पहला झगड़ा ये चला था कि उस मीटिंग में रिप्रेजेंट किसने करना है पाकिस्तान को, आया फॉरेन ऑफिस रिप्रेजेंट करेगा या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट। इस पे काफी ज्यादा एक तसादुम की सूरत हाल आ गई थी दोनों मिनिस्ट्रीज में, क्योंकि फॉरेन ऑफिस का ये कहना था कि वहाँ पे वर्ल्ड लेवल के लोग आ रहे हैं तो इस दौरान हम डिप्लोमेसी भी कर सकते हैं, जबकि स्टेक होल्डर एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री थी, उनका ये कहना था हम चूंकि स्टेक होल्डर हैं तो हमने वहाँ पे पार्टिसिपेट करना है। उसमें भी फिर आगे जाके मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहाँ पे जरताज गुल और अमीन असलम की आपस में काफी गर्मा गर्मी रही होटल में। शायद वो कोई वक्त भी लेके गई थी जरताज गुल, उनके कोई गेस्ट भी साथ थे। वहाँ पे ज्यादा फोकस एनवायरनमेंट की बजाय घूमने फिरने पे रहा। तो इससे हमें ये आइडिया होता है कि हम कितने संजीदा है। और सूरत हाल ये है कि दुनिया को कोई स्टेक हो ना हो, पाकिस्तान को बहुत बड़ा स्टेक है इस वक्त जो एक मौसमियाती तब्दीली है उसके हवाले से, क्योंकि हम सबसे ज्यादा इफेक्टेड ममालिक में शामिल हैं। हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं या नहीं पोल्यूशन के हवाले से, कि मतलब हम पोल्यूशन फैला रहे हैं या नहीं, एक सेपरेट डिबेट है। लेकिन जितना हम पोल्यूशन फैला रहे हैं उसका लेवल शायद काफी कम है, और जितना हम इफेक्ट हो रहे हैं उसका मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है।
तो हमारे यहाँ कोई ज्यादा संजीदा एफर्ट्स नहीं है। पीएम ने अनाउंस किया था पीएम बनने के बाद कि हम स्पेशली फोकस करेंगे, एनवायरनमेंट पॉलिसी होगी, सुनामी ट्री का भी एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, लेकिन ओवरऑल उसकी इम्प्लीमेंटेशन में बहुत सारी ऐसी खामियां बाकी हैं जहाँ पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन उस तरह नहीं हो सकी। फॉर एग्जाम्पल बिलियन ट्री सुनामी में मुझे खुद 2-3 साइट्स पे जाने का इत्तेफाक हुआ। वहाँ पे प्लांटेशन कैंपेन की गई, दरख्त लगाए गए, उसके बाद उसका फॉलो अप नहीं किया गया। बहुत सारी जगहों का फॉलो अप ही नहीं, और बहुत सारी जगहों पे सिर्फ रिकॉर्ड में दरख्त लगाए गए, शायद हकीकत में 500 दरख्त लगा के रिकॉर्ड में 5000 दिखाए गए। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसी चीजें जो कि हम लैक करते हैं। और सेकेंडली जो COP26 है, अगर हम उसका भी जायजा लें, जो इस वक्त बहुत बड़ी वर्ल्ड समिट हुई थी, पाकिस्तान ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, दुनिया के सारे ममालिक के जो बड़े ममालिक हैं वो उसमें शामिल थे। उसमें बेसिक फोकस ये किया गया था कि फाइनेंसिंग कौन करेगा, फाइनेंसिंग कौन देगा। बड़े ममालिक इस पे तैयार ही नहीं थे कि हम एनवायरनमेंट के हवाले से हमारी जो कोशिश है हम उसको फाइनेंस करें। फिर देन वो इस चीज पे भी बात करने को तैयार नहीं थे कि किसका कितना रोल है पोल्यूशन के हवाले से, कि दुनिया में जो मौसमियाती तब्दीली रुनमा हो रही है उसमें ज्यादा कसूरवार कौन से मालिक हैं। अब जब तक कि आप जिम्मेदारी नहीं लेते, आप एक्सेप्ट नहीं करते कि इसमें आपकी गलती है, आप इस चीज को ऑन नहीं करते कि ठीक है हमारी गलती है, हम इसको फाइनेंसिंग करेंगे, तो आप कैसे सोल्यूशन की तरफ बढ़ सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे मामलात जो हैं वो देखने में, जिससे ये जाहिर होता है कि दुनिया अभी भी कोई ज्यादा संजीदा नहीं है कि वो मौसमियाती तब्दीलियों से निपट सके, या एक हालांकि ये सबसे बड़ा थ्रेट है। इसमें थ्रेट ह्यूमैनिटी को है। जब हम एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे तो हमने इस प्लानेट को क्या करना है। जब हम यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, ह्यूमन रेस खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद क्या रह जाएगा पीछे। देन पाकिस्तान में आलूदगी हम एक एज ए सब्जेक्ट लेते हैं कि जी इस वक्त हवा में आलूदगी ज्यादा होगी, पोल्यूशन बहुत हो गया, धुआं बहुत हो गया। हम इसको सिर्फ इस हद तक रखे हुए हैं। एनवायरनमेंट हमारे नजदीक में एक बहुत छोटी चीज है, इसके जो मेजर एस्पेक्ट्स हैं वो हम स्टडी नहीं करते। एनवायरनमेंट में हेरिटेज के भी इश्यूज आ जाते हैं, बहुत सारे एंडेंजर्ड स्पीशीज भी आ जाती हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक आते हैं जो कि इससे हटके हैं। लेकिन पाकिस्तान में बदकिस्मती से जो देखा गया कि एक तो एनवायरनमेंट को संजीदा बीट समझा नहीं जाता। बहुत सारे चैनल्स में, अखबारात में ये होता है कि एनवायरनमेंट को एज अ बीट ही तस्वर नहीं किया जाता। इसको रखा जाता है कि जस्ट कोई प्रेस रिलीज आ गई तो हमने फाइल कर देनी है, इससे ज्यादा इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है पाकिस्तानी मीडिया में। शायद मुझे दुनिया के मीडिया का नहीं पता, वहाँ पे कुछ ममालिक में संजीदा लिया जाता है, लेकिन ओवरऑल फिर भी इसमें बहुत ज्यादा रिसर्च वर्क चाहिए। देन इसमें एकेडेमिया का रोल है। एकेडेमिया का कोई खास रोल पाकिस्तान के हवाले से मौजूद नहीं है। मुझे याद है कि मैं एक बारानी यूनिवर्सिटी में एक इटालियन प्रोफेसर आए थे, उनका इंटरव्यू किया था, तो उन्होंने उस वक्त हमें बताया था कि जो इन्वायरमेंटल शिफ्ट हो रहा है, उस सूरत हाल में आने वाले दिन में पाकिस्तान में एक तो पानी की किल्लत होगी, पानी की शॉर्टेज होगी, और देन बहुत सारे ऐसे खित्ते होंगे जो कि बंजर हो जाएंगे या रेगिस्तानों में तब्दील होंगे। अब उस वक्त वो इस चीज पे रिसर्च कर रहे थे कि हम कौन से पौधे उगा सकते हैं इन फ्यूचर। नेचुरली जब एनवायरनमेंट या वेदर पैटर्न चेंज होगा तो उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली फसलों पे भी होगा, आपके जो सीडिंग होती है, जो हार्वेस्टिंग होती है, उस सब पे इसका इम्पैक्ट होता है। अब जरूरी नहीं कि मतलब वो फसलें आने वाले दिनों में हमारे लिए ज्यादा मौजूद रहें। देन पानी का इशू इटसेल्फ मौजूद है, वाटर शॉर्टेज पाकिस्तान अभी एक थोड़ा सा एक गुजारा चला रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में ये ऐसा नहीं होगा। वाटर शॉर्टेज एक सीवियर क्राइसिस बनेगा, और एक्सपेक्टेड ये है अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स के शायद आने वाली जंगें भी पानी पे होंगी। लेकिन हमने अपने उन रिसोर्सेज को कंजर्वेशन के हवाले से हमने उसको ज्यादा स्टडी नहीं किया, हमने कोई बहुत ज्यादा एक्टिविटी नहीं की। हमारी मेजॉरिटी जो एक मेजर थिंकिंग होती है वो इस वाले से होती है कि यार हमने बड़े बड़े डैम बनानी है, और उनमें हमारा पर्पस क्या होता है, हमने बिजली पैदा करनी है, हमने उसको यूज करना है वाटर रिजर्वायर के तौर पे। लेकिन हमने कभी इस एंगल से नहीं देखा कि यार इसके इम्पैक्ट एनवायरनमेंट पे क्या इम्पैक्ट होंगे। नेचुरल एक बड़ा डैम बनता है, उससे उस जगह में सेम भी पैदा होता है, उसमें जो एक उस पानी के अंदर मौजूद होती हैं आबी हयात, उन पे भी इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। हम लोग इतना ज्यादा हम एक काज को लेके उसके पीछे जो उसकी वीकनेसेस है उनको स्टडी नहीं करते। हम ये कहते हैं कि यार ये प्रोजेक्ट चूंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया तो ये बनाना है। गवर्नमेंट की प्रायोरिटी ये होती है कि हमने चूंकि अनाउंस किया तो हमने बनाना है। बेशक उसकी जो असेसमेंट रिपोर्ट होती है वो उसके खिलाफ भी हो, हम फिर भी ये देखते हैं कि नहीं यार हमने बनाना है। इसी तरह बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पे न्यूक्लियर वेस्ट और दीगर वेस्ट आते हैं दरियाओं में हमारे, लेकिन हम उस पर बात इसलिए नहीं कर सकते, कोई नेशनल सिक्योरिटी का मामला बन जाता है।
उसको टच नहीं किया जा सकता। बहुत सारी जगहों पे शायद उसके हल मौजूद हैं, लेकिन वो ग्रे एरियाज डिक्लेयर कर दिए जाते हैं कि यार उस पर बात ही नहीं हो सकती। इसी तरह इंटरनेशनली भी हम देखिए तो एक यूएन या यूएनईपी हो गया या दीगर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही है एनवायरनमेंट के हवाले से, कोई उनका रोल भी ज्यादा पॉजिटिव नहीं है। वो फंडिंग लेते हैं और वो फंडिंग को खपाने के लिए छोटे से प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे और बस दैट्स इनफ। उस पे फॉलो अप मैंने देखा कि कोई बहुत ज्यादा फॉलो अप नहीं होता कि उस पे एक प्रैक्टिकल वर्क जो है उसकी काफी कमी। हम फाइलों में तो हमने बड़ा काम किया एनवायरनमेंट पे, लेकिन प्रैक्टिकली हम देखते हैं कि हमारा कोई ज्यादा काम उस तरह में दिखाई नहीं देता। तो अगर ये सूरत हाल रही तो निश्चित है कि आने वाले दिन हमारे लिए खतरनाक है। अताबाद के इंसिडेंट मेरे ख्याल सारे दोस्तों को याद होगा। मैंने उस वक्त अताबाद इंसिडेंट होने से पहले जब पहली दफा लेक ब्रस्ट हुआ था तो उस वक्त एक स्टोरी की थी कि यार इसमें 14 से 15 बंदे मर गए हैं, लेक ब्रस्ट हुआ है। और ये सेकंड टाइम है, उस वक्त ये सेकंड टाइम हुआ था लेक ब्रस्ट हल्का हुआ था। तो लेक ब्रस्ट हुआ है और इसमें आने वाले दिनों में अगर इस फिनोमेना को कंट्रोल ना किया गया तो ये आने वाले दिनों में ज्यादा खतरनाक होगा और इसका डैमेज होगा। उसके तकरीबन 5-6 साल बाद अताबाद लेक ब्रस्ट हुई और पूरा ग्लेशियर जो है उसकी पूरी हियत ही चेंज होगी, उसकी पूरी वेलोसिटी चेंज होगी उस सारे एरिया की। तो इस तरह के इम्पैक्ट्स जो हैं पाकिस्तान में काफी सीवियर हैं और अगर इस पे अभी से अमल ना किया गया तो मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले दिनों में हम इस काबिल होंगे कि हम बड़े चैलेंजेस से निपट सके। देन बतौर इंसान अगर हम देखें तो हमारा भी कोई रोल ज्यादा प्रो एनवायरनमेंट या एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। हम में से जितने भी लोग इस वक्त बैठे हैं मीटिंग में, कितनों ने अपने घरों में दरख्त लगाए हैं या कोई ऐसी एफर्ट्स की हैं जिसमें आप कह सकें कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन या ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, एक वर्कशॉप रख लेंगे, एक वॉक रख लेंगे, कूड़ा इकट्ठा करेंगे, एक जगह डंप करेंगे और हम कहेंगे जी एनवायरनमेंट के लिए हमने बड़ा काम कर दिया, वर्कशॉप करा दी। और हमारा फोकस उस काम से बढ़ के हमारा फोकस ये होगा कि यार मीडिया हाईलाइट हो जाए, मीडिया कवरेज हो जाए, चैनल्स आ जाए, अखबारात में फोटो छप जाए, खबरें छप जाए। हमारा फोकस ये होता है। हम में से कुछ संजीदा है ही नहीं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ। आई बिलीव, मतलब मेरी कोशिश ये होती है कि एक अक्सर फेसबुक पे भी आपने पोस्ट देखी होगी, एक छोटी सी पोस्ट है कि यार हम सबके घर फल सब्जियां आती है, उसके बीज निकाल के आप फेंक देंगे गुजरते हुए। इसमें कोई किसी का कोई वो बहुत बड़ी एक सरमाई की भी जरूरत नहीं है, आपको टाइम की भी जरूरत नहीं है, किसी वीरान जगह फेंक दे, 2 दरख्त तो कहेंगे आपको स्वाब मिलेगा। एटलीस्ट अगर आप एनवायरनमेंट को नहीं बचाना चाहते तो आप स्वाब की खातिर ये काम कर लें। आपके वो अगर इन केस एक भी दरख्त आप लाइफ में लगा लेते हैं तो आई थिंक दैट इज समथिंग कि आपने एक बहुत ही माइन्यूट लेवल पे लेकिन आपने कंट्रीब्यूट किया है। एक आपके उस दरख्त उगाने से होगा कुछ नहीं, परिंदों को शेल्टर मिल जाएगा, हो सकता है अगर उसमें फ्रूट निकलता है किसी के काम आ जाएगा। और देन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ग्रीनरी हम जो रोते हैं कि हमारे मुल्क में ग्रीनरी खत्म हो रही है, ग्रीनरी खत्म हो रही है, दरख्त काट रहे हैं। हम लाहौर की एग्जांपल देते हैं कि जी माजी में इतने दरख्त, इस्लामाबाद में मैंने खुद 40s 50 60 70s के इस्लामाबाद की तस्वीर देखी हैं। 80s में तो मैंने खुद विजिट किया, इस्लामाबाद काफी ग्रीन था, वो ग्रीनरी नहीं रही यहाँ पे। उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली यहाँ के मौसम पे पड़ा है। लिहाजा हम सबको बतौर इंसान, बतौर ह्यूमन बीइंग, पहली बात ये चैरिटी बिगिंस एट होम, तो हमें उस चैरिटी का आगाज अपने घर से करना है। अगर हम एफर्ट करना शुरू करेंगे तो तब जाके ये होगी, दिए से दिया जलेगा और तब जाके काम होगा। अगर हम ये सोचते रहे गवर्नमेंट कुछ करेगी तो गवर्नमेंट डोंट डू एनीथिंग, हम वो कभी कुछ नहीं करेंगे। या अगर हम ये कहें कि बड़े मालिक करेंगे तो वो उनके लिए ये इन्वायरमेंट एक पॉलिटिकल इशू है, बजाय इसके कि अगर हम ये कि यार एक प्लेनेट को थ्रेट है या एग्जिस्टेंस को थ्रेट है, तो वो इसको शायद इस लेवल पे नहीं लेंगे, बल्कि उनके लिए पॉलिटिकल गेन्स के लिए वो ये सारा काम कर रहे हैं। तो मैं आई बिलीव के मतलब हम सब अपने तौर पे, अगर मैं एफर्ट करूंगा, मेरी देखा देखी कोई दूसरा बंदा करेगा, उसको देखा देखी तीसरा बंदा करेगा, तो हम इस तरह इसको चेंज कर सकते हैं। अगर हम एक्सपेक्टेशन में रख लेंगे कि गवर्नमेंट कुछ करे या कोई और कुछ करे, तो वो मेरा नहीं ख्याल कि एक भी कामयाब होगा। शुक्रिया। जी, बहुत शुक्रिया अब्बास साहब। अब क्वेश्चन आंसर सेशन की तरफ मैं बढ़ूंगा। हमारे साथ जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके क्वेश्चंस अगर हैं तो वो कमेंट्स में अपना नाम लिख दें या फिर हैंड रेज करने का ऑप्शन होता है। तो हमारे साथ अरशद अब्बासी साहब भी मौजूद हैं, अनवर अब्बास साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो दे कैन मतलब टेल यू एवरीथिंग दैट यू वांट टू आस्क देम। उससे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन जो है वो अरशद अब्बासी साहब के हुजूर ही रखना चाहूंगा, और वो ये कि सर जो हमें इतना बताया जाता है थ्रू मीडिया एंड मतलब जो एक जनरल परसेप्शन है अबाउट क्लाइमेट चेंज हम सबका, कि ग्लेशियर्स पिघलेंगे उसके बाद जो साहिली इलाके हैं रहने के लिए इम्पॉसिबल टू लिव हो जाएंगे। एंड
उसके अलावा मतलब ये कि ह्यूमैनिटी का रहना मुश्किल हो जाएगा, गर्म इलाके जो हैं वहां पे भी सारा। तो एक फ्रेंच स्कॉलर हैं और इसी तरह और भी कुछ कंट्रीज में, और एक परसेप्शन इसके मुकाबले में ये भी पाई जाती है कि ऐसा नहीं है, ये बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड चीजें हैं, जबकि इन रियलिटी छोटे मोटे एफर्ट्स और थोड़े बहुत काम करके भी विदाउट एनी इमीडिएट अर्जेंसी जो इसको हम कहते हैं, गवर्नमेंट्स जो है इसको कंट्रोल कर लेंगी। और ये जिस तरह इसको डराया हुआ है, दैट इज जस्ट ए पॉलिटिकल स्टंट। तो इस पे प्लीज अगर आप हमें थोड़ा बता दें। अरशद अब्बासी साहब, आप अनम्यूट भी कर लें। आप आपका जो माइक है वो म्यूट है, एंड वीडियो भी बंद है, प्लीज। अब्बासी साहब। हाँ, देखिए, एक तो मैंने जैसे पहले बताया कि आप एक मतलब अब दुनिया में डिफरेंट, जो मेरा है या जो मेरे दोस्त हैं, हमारा एक जो मैंने वी आर लुकिंग क्लाइमेट चेंज थ्रू डिफरेंट लेंस। मैं ये कह रहा हूँ कि मेरा आपका बिजली का बिल 1/3 रह जाएगा, सॉरी 2/3 कम हो जाएगा जब हम एफिशिएंसी बढ़ाएंगे और कार्बन एमिशन कम, इकानमी होगी। हम ये कह रहे हैं कि गैस अभी इस्लामाबाद में नहीं आ रही, आप ये जो यूएफजी है इसको जो अभी 18% है, इसको 2% भी लेके आएंगे। जब ये लेके आएंगे तो देखें आप क्या होगा कि हमें गैस अभी सस्ती यहाँ मिलेगी, मीथेन एमिशन कम होगी। एक तो बात ये है। दूसरा, आपने बड़ी जबरदस्त बात की अभी कि हम ग्लेशियर्स मेल्टिंग क्यों बात कर रहे हैं। देखिए, मेरा एक और बड़ा फेवरेट कंट्री है, वो है मालदीव। आई बीन टू मालदीव मेनी टाइम्स एंड आप बताऊं कि मालदीव की पूरी कैबिनेट ने आज से 4 साल पहले एक मीटिंग की थी। वो सारी उन्होंने सी लेवल में जाके वो की कि भी देखिए हम तो डूब रहे हैं। वजह ये है कि आपकी जो 2/3 पॉपुलेशन पूरी दुनिया की, अगर देखें स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूयॉर्क, थाईलैंड, ये सारी जो पोर्ट्स हैं, इवन कलकत्ता, बम्बे, ये क्या है, ये सारे के सारे कोस्टल एरियाज के ऊपर है। जब ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं तो देखिए एक साइड में चीज मेल्ट हो रही है तो सी लेवल राइज हो रहा है। और अभी अमेरिका में जो सबसे बड़ा उनका क्लाइमेट चेंज का क्या है कि उनके साइक्लोन्स है। और एक और बात जो अभी जिसके पर अभी काम हो रहा है कि जैसे ही ये ग्लेशियर्स मेल्ट हुए, यहाँ से लोड कम हुआ, ओशंस पे आ गया। जब ओशंस पे आ गया तो क्या हुआ, डिस्टेबलाइज हुई। दैट्स वाई जो सुनामीज क्रिएट हो रही है, दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि ये जो ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, जो इंडिकेटर है क्लाइमेट चेंज का, वहां जाके आप सारे लोग बाद में चेक कीजिएगा कि सुनामीज की वन ऑफ द रीजन वो ये कह रहे हैं कि ये जितनी भी जो टेक्टोनिक प्लेट्स नीचे वो इम्बैलेंस होगी। तो मैं जिस तरह ये जैसे पहले दूसरे साहब बोल रहे थे, ये इनके ज़्यादा अच्छा कंप्रेहेंसिव नॉलेज है। मैं ये बात कहूँगी, ये देखें, ये ये जो जितनी फंडिंग है ये मिनिस्ट्रीज को मिल रही है, या हम खाली कह दें जी अरब दरख्त लगा दे क्लाइमेट चेंज, नहीं भाई, ये इट्स वेरी डिफरेंट थिंग्स। इसका हमारी कॉमन लाइफ के ऊपर बड़ा एक 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 इम्पैक्ट है। मैं आप अपने आज जरूर घर से पूछिएगा कि देखिए आपका पानी कहाँ से आता है। अब आपका पानी पहले 300 फुट पे था, 500 फुट भी चलेगा। जब 500 फुट भी चलेगा तो आपकी पंपिंग कास्ट बढ़ी, जब पंपिंग कास्ट बढ़ी आपका बिल बढ़ गया। ये जब तक हम इसको इंटीग्रेट नहीं करेंगे इकॉनमी के साथ, अदरवाइज तो देखना, एक आम आदमी वो इधर लीस्ट बॉदर्ड पाकिस्तान का दूसरा भी, ये तो यार एलिट के वो जो F6 पे लोग रहते हैं या कुछ एनजीओ है, वो बात कहते हैं, उनको फंडिंग मिलती है और कहते हैं क्लाइमेट चेंज एनवायरमेंट। लेकिन आप थोड़ा सा जाके हमारे फार्मर्स को थोड़ी सी मेरी भी जमीन है साइड बाई साइड के ऊपर, तो अब हमारे फार्मर बात कर रहे होते हैं कि जी है की हो गया जी, है ते पैटर्न ही तब्दील हो गया, तो बारिशें तो नहीं हुई, पानी कहाँ पा रहे। तो आप उन्हें बताते हैं कि यार ये पीछे ये हो गया, तो वो एक रियलाइज कर, एक वो रियलाइज अब आ गई है कि जी मौसम तब्दील हो रहे हैं, जी मौसम तब्दील हो रहे हैं। तो अभी जब तक आप बड़े यंग लोग हैं, ये आप इसकी कंपेन चलाएंगे कि
क्लाइमेट चेंज एंड इम्पैक्ट ऑन इकॉनमी, ये कितना हो रहा है। और इकॉनमी का देखे ना, आप अभी यहाँ बैठे हुए, आज मिनी बजट पेश आ गया, ये एक लाइफ्स के ऊपर आपकी क्या इम्पैक्ट करेगा। मैं एक बार आपको एक बात करूंगा, मैं इसके बाद आपको लेटर भेजूंगा अपना, आप मुझे, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप ऐसे कीजिएगा कि वो जो लेटर है कि पावर सेक्टर, क्लाइमेट चेंज एंड मेरा टैरिफ, मेरा बिल। आप तो सारे स्टूडेंट हैं, अभी तक तो आप पे बर्डन नहीं पड़ा, लेकिन मैं तो देखिए सीनियर आदमी हूँ, मेरे तो बर्डन है। तो मैं, और आपको किसी से पूछेगा, आप अपने एक आम आदमी से पूछे इवन, कि वो आदमी जिसके घर में 2 बल्ब भी चलते, वो भी कहता मेरा 4,000 बिल आ गया। हम 4,000 का जो बिल है उसको 2,000 कैसे कर सकते हैं? वो तब कर सकते हैं उस वक्त जिस वक्त अपने प्लांट को एफिशिएंट बनाए। एफिशिएंट क्यों बनाए? जब एफिशिएंट करेंगे तो विन विन सिचुएशन है, यानी मेरा बिल कम हो गया, फ्यूल कम खर्च हुआ, ग्लोबली क्या हुआ कि अपने कार्बन इमिशन कम की। लेकिन एक बात जो आप बेसिकली बड़ी अच्छी वाली बात कर रहे थे, देखिए एक बात है, पाकिस्तान में एक बड़ी डिबेट पैदा हुई कि जी ये कालाबाड़ डैम बड़ी जबरदस्त हुई कि नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, नहीं बना। देखिए अब आप क्वांटिफाई करें, मैं तो कहता हूँ एक लेक्चर वहां पे रखा है, सबको बुलाएं। अगर काला बाग डैम बना होता तो वहां पे 18 मिलियन यूनिट हमारे इस नेशनल ग्रिड में शामिल होती, और वो बिजली जो हम गैस जला के कर रहे हैं, आज गैस के रिजर्व हमारे ये सुई के जमजमा के ये ऐसे एग्जॉस्ट ना होते। ये एक फिर एक होता है, बात करते हैं क्या है, जरा बात करते हैं, क्वान्टिफाई करते हैं, हिसाब किताब करते हैं, यूं कहते हैं कि कितने एडवर्स इम्पैक्ट हैं हाइड्रो पावर के, कितने एडवर्स इम्पैक्ट हैं कोल फायर के, कितने एडवर्स इम्पैक्ट हैं फर्नेसाइड के। बात ये है कि नॉर्वेजियन पागल है जहाँ पे 99% हाइड्रो पावर है। क्या वो जो कंट्रीज हैं, आप देखें, ये लैटिन अमेरिका की कई कंट्रीज हैं, एक लंबी डिटेल आ जाती है। आप अगर हाइड्रो पावर से बिजली बना रहे हैं, लेकिन आप उसकी इम्पैक्ट देखें, लेकिन देखें ये पाकिस्तान में एक लॉबीज है। लॉबीज किस किस्म की क्रिएट करती हैं, आप तो इसे बहुत सारे छोटे। जब कालाबाड़ डैम था उस वक्त ये बड़ा आगे जी, नहीं जी इसके बड़े इन्वायरमेंट इम्पैक्ट है, ये तो क्या हुआ, दड़ादड़ लगनी शुरू हो गई। आपकी थर्मल पावर प्लांट, या आपने नाम सुना होगा आईपीपी। आईपीपी ने जो मेरे और आपके ऊपर जो जुल्म किया है, आप अपने पेरेंट्स से पूछेगा क्या हुआ, मुझे बिजली के बिल कितने चले। लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास जो गैस के रिजर्व है वो एग्जॉस्ट हो गई, जैसे बता रहे हैं जी अब तो 9% से गैस कम है। फिर क्या दूसरा इम्पैक्ट क्या हुआ? दूसरा इम्पैक्ट ये है कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होगी, यानी हम एलएनजी कतर से ला रहे हैं। हम कोल पावर प्लांट जो हमारे पास बिनकासम बंद, देख रहे आप कहेंगे यार, देख रहे आपने फिर गुरु के सामने उठाया वो बात करेगा। हमारे पास जो कोल पावर प्लांट है, इसका कोयला थर से नहीं आता, साउथ अफ्रीका से आता है, इंडोनेशिया से आता है और ऑस्ट्रेलिया से आता है। तो एनर्जी सिक्योरिटी, आज कोई हमारा कोई थोड़ा सा इशू होता है गल्फ में, तो क्या होगा, आपकी बिजली पावर प्लांट बंद हो जाएंगे। हाँ एक बात एक और है, न्यूक्लियर की बड़ी अच्छी हमने बात की थी कि इसकी वेस्ट की, लेकिन आप सबने गूगल करना है हाइब्रिड न्यूक्लियर, जिसमें जीरो वेस्ट, जिसमें जीरो वेस्ट है। लेकिन क्या आप कह सकते हैं फ्रांस को, जिसकी 78% एनर्जी मिक्स में न्यूक्लियर है, क्या आप अमेरिकन या यूके इन सबको कह सकते हैं कि उनकी कम से कम वेस्ट है? वो जो अब वो एक और बात, जिसका प्लांट फैक्टर सबसे हाई है, काश अच्छा है कि एक और अगर आप अपने वीसी साहब को कहें ये कि एक इसका लंबा एक सेशन रखे, चले लोगों को पता लगे कि देखिए दिस इज बियॉन्ड द दिस, कि नॉट ओनली ये ना खाने का ये ट्रीज लगाओ तो क्लाइमेट चेंज, ट्रीज क्लाइमेट, आपने बाकी चीजों पे असर किया। ये जैसे देखें बड़ी अच्छी एक बात है अच्छी की बना, अब सपोज ऐसी है कि हम सारी न्यूक्लियर हमारी सॉरी रिन्यूएबल पे आ जाती है, हम विंड पे आते हैं, सोलर माशाल्लाह टैरिफ कम हो गया, हम क्या करते हैं, हम अपनी सारी गाड़ियां इस पे लेके आते हैं, बैटरीज पे लेके आते हैं। यस,
अगर हम इस पे लेके आते हैं, ये बड़ी तब्दीली दुनिया में चेंज में आ रही है, स्पेशली जब हम बाहर जाते हैं, आप यकीन नहीं, पता ही चलता यार ये क्या गाड़ी निकली, इसका शो जीरो नॉइज होता है उसका। बल्कि मेरे कई दफा एक्सीडेंट होते बच्चे कि बाइक, और वो आपकी बैटरी चार्ज है, स्पीड आपको 100 भी मिलेगी और बैटरी आपकी तकरीबन 500 किलोमीटर भी जाया करी। ये वो चीजें हैं जहाँ पे फॉसल फ्यूल पे डिपेंडेंसी कम, रिन्यूएबल पे ज्यादा, और कम से कम इमिशन। तो मैं एक्चुअली इसके साथ ही एक मैं चाहूंगा, एक्चुअली आई वाज नॉट फीलिंग वेल, मैं अभी एक बड़े हाई ग्रेड फीवर में बैठा हूँ, मुझे इजाजत दीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन तो मुझे पोस्ट कर दीजिए, आई लव टू आंसर। चलो ठीक है सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड अल्लाह आपको सेहत दे और आप ठीक थैंक यू। फील करें। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। कुछ हमारे पार्टिसिपेंट्स जो हैं उनके क्वेश्चंस हैं एंड फर्स्ट वन इज वकार अहमद। हमारे साथ मुनव्वर अब्बास साहब मौजूद हैं अभी एंड यू कैन आस्क हिम क्वेश्चंस। हमारे पास रिमेनिंग मिनट्स भी हैं तकरीबन 14। सो वकार प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। अनवर अब्बास साहब से मेरा एक सवाल है। बेसिकली मेरा सवाल तो दूसरे स्पीकर से था, लेकिन चले मैं सवाल चलो को मुझे थोड़ा करते मॉडिफाई सवाल करते, मैं बता रहा हूँ, बताएं क्या सवाल है, बताइए, जवाब दीजिए। सर, जो मुजफ्फराबाद में दरिया नीलम का जो नेचुरल रूट था उसको चेंज कर दिया पिछले ये जो नीलम झेलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसके तहत दवारियां से उसका रूट चेंज हुआ है, और जो मुजफ्फराबाद सिटी है उसका जो टेम्परेचर है उस पर कोई 3 to 4 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज आया है। तो ये जो हमारी जो पॉलिसीज हैं, क्या इनसे इस तरह की पॉलिसीज से मजीद जो एनवायरमेंटल क्राइसिस हैं वो बढ़ेंगे और उसका कोई हमारे पास सोल्यूशन हो सकता है? देखिए, आप जिस बंदे से बात कर रहे हैं ना, वो ये है कि इसके ऊपर एक्चुअली उसकी तरफ नहीं जा रहे, इसके ऊपर बना है किशन गंगा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। आपका फ्लो बेसिकली रिड्यूस हुआ है एटलीस्ट 35%। ये एक प्रेजेंटेशन आपको भेज देते हैं, ये हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में हमें केस हारे हैं, और वो फ्लो जो कि नीलम झेलम में आना चाहिए था जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में, वो चला गया, अब वो री रूट होके आ रहा है। यानी जो फ्लो हमें ताओबर्ट से मिलना था, मुझे पता, मेरे ख्याल में आप आजाद कश्मीर के रहने वाले हैं, जो हमें ताओबर्ट और यहाँ से आना चाहिए था, वो अब वुलर लेक में जा रहा है, वुलर लेक से री रूट के इधर आ रहा है। और आपको याद, अगर आपको तो कहाँ याद, आपकी एज कम होगी, 2001 में एक ड्राउट आया था और जो फ्लो कम हो गया था, जब फ्लो कम हो गया तो नीलम के फॉरेस्ट के जितने भी तकरीबन जो इकोनिफर फॉरेस्ट है, मेरा ख्याल है कि अक्लास जो कि वहाँ पे टिम्बर डील करती है, 2 साल बाद जितनी उन्होंने टिम्बर वहां से निकाली थी, क्योंकि दरख्त ही सारे सूख गए थे। तो अगर आप इस पे सीरियसली काम करना चाहते हैं, पहली तो बात यह है कि ये आप जब भी जाएं, आप मेरे रेफरेंस से मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जाएंगे तो गुज़िश्ता 30 साल का डाटा उनसे ले रहे हैं मुजफ्फराबाद का, ऐसी सिग्निफिकेंट तब्दीली वहां पे नहीं आई कि एक सडनली 3% जो है ना वो टेम्परेचर बढ़ गया, ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं हुआ। अगर ऐसा होता अब नॉर्मेलिटी होती। हाँ, एक बात है, जो कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के चीफ साइंटिफिक ऑफिसर ने इंडियन ऑयल कश्मीर के मतलब बात की है कि वहां पे जो फॉरेस्ट की क्लियरेंस हुई है पिछले 30 साल में, उसका ये हुआ है कि वहां पे स्नोफॉल कितनी डिक्रीज हुई है, कितना उसका टेम्परेचर बढ़ा है। वो मैं नहीं कह रहा, वो खुद इंडियन उस साइड पे कह रहे हैं। उसकी रीजन बेसिकली ये थी कि इंडियन आर्मी को एक शक पड़ गया था कि भाई ये सारे जितने जो मुजाहिदीन है एंड सो कॉल्ड दे कॉल देम टेररिस्ट, ये जगह जुम्मे में छप जाते हैं, उन्होंने पूरे जितनी थिक फॉरेस्ट थे उसको थिन कर। उसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि हमारे फ्लो झेलम के अंदर एक बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन आई है। ये केस स्टडी है। काश आपकी यूनिवर्सिटी के कुछ लोग करना चाहते हैं तो आई लव टू हेल्प देम कि देखो यार ये एनवायरमेंट का नॉलेज है, पता नहीं आपके यहाँ ये डिपार्टमेंट भी है या नहीं है। तो असल इशू ये है। हम देखिए, बात सुने, सॉरी, मैं अगेन मैं बात करता हूँ दिस प्रोफेशनल इश्यूज। जब मुझसे बात करेंगे मैं कहूँगा, हाँ बताइए यार, इट्स लाइक अर्थमेटिक, 2+2=4, 2+2=5 कहेंगे तो रॉन्ग, गलत। ऐसी कोई स्वीपिंग स्टेटमेंट अनटिल अनलेस कि आप बात करते हैं वेरी स्ट्रांगली विद फैक्ट्स एविडेंस,
एंड ग्राउंड मेजरमेंट, इसको कैसे इम्पैक्ट मेजरमेंट कैसे करें, क्वांटिफाई जब तक नहीं करेंगे उस वक्त बिल्कुल नहीं। आप मेरा ख्याल है कि अब मुझे अभी थोड़ा मौका मिले, क्योंकि देखिए ये मेरा प्रोफेशन नहीं है क्लाइमेट चेंज, ये मेरा पैशन है, मेरा प्रोफेशन दूसरा है। मुझे, मैं सोचता हूँ मैं अभी कोई 3-4 साल बाद मेरी जब रिटायरमेंट होगी तो मैं आई लव टू वर्क ऑन दिस कि भाई क्वांटिफाई करें। खाली गपशप की नो, ये कोई फायदा नहीं है। इट्स नॉट ए फिक्शन, ये फिक्शन नहीं है, ये एक रियलिटी है, ये एक साइंस है। साइंस पे चलते हैं, डाटा पे, फैक्ट्स पे, एंड देन ऑन ग्राउंड क्या आपके ऊपर इम्पैक्ट आए। थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, सो नाइस ऑफ यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। Thank you. And Hasnan Rajput, you are the वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये लॉकडाउन लगाया आज भी मेरी आवाज आ रही है? Okay. और म्यूट कर दो एक अर्शद साहब का माइक। अर्शद, हाँ हाँ जी मैं जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी क्योंकि कोविड-19 जब आया तो पाकिस्तान में भी बल्कि दुनिया भर में भी वो लॉकडाउन लगा, उसमें ट्रांसपोर्ट भी बंद थी और टूरिज्म और सब कुछ तकरीबन बंद था। तो उसका एनवायरनमेंट पे कितना असर पड़ा है? और दूसरा ये है कि इस वक्त जो कुछ हुआ तो उससे हम क्या मतलब सबक ले सकते हैं कि एनवायरनमेंट के हवाले से कि हम कौन से स्टेप उठा सकते हैं? जी, अनवर अब्बास साहब, आप ही इसको आंसर अब करेंगे। अब्बासी साहब हैज लेफ्ट नाउ। जी बिल्कुल। जो मेरे नज़दीक है बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट था कोविड-19 के दौरान जो एनवायरनमेंट पे था। एक तो पोल्यूशन काफ़ी हद तक कम हुआ, ट्रैफिकिंग कम हुई, ट्रांसपोर्ट कम हुई। नो डाउट इकोनॉमिकली वायबल नहीं था हमारे लिए, लेकिन आई बिलीव कि इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है। इत्तेफाक से मुझे उस दौरान कोविड की जो फर्स्ट लेयर आई थी, तो एक कीपर के लिए मुझे जाना पड़ा दामने को। बीटेट में विदाउट एनी फियर मूव कर रहे थे और आई फेल्ट दे वर वेरी हैप्पी। एनवायरनमेंट के हवाले से भी इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट है। क्लीन हम उन दिनों में देखते थे, जब फर्स्ट फेयर आई थी लोगों में फियर था, लोग बाहर नहीं निकल रहे थे उस वक्त ना। एक टोटली हमें पोल्यूशन भी कम नजर आ रहा था रोड पे, एक हवा भी क्लीन फील होती थी। आई बिलीव कि इसका बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट था। नो डाउट एक बहुत बड़ा ह्यूमन लॉस भी हुआ। बहुत इंसान जो लाखों की तादाद में दुनिया में मतलब इसकी लपेट में आए, उनकी डेथ्स हुई। फाइनेंशियली भी काफी दुनिया को नुकसान है। फॉर एनवायरनमेंट आई बिलीव कि बहुत पॉजिटिव रहा, इसका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट रहा। और स्टिल अगर हम टोटली उस तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते, लेकिन हम उन रिस्ट्रिक्शंस को स्टडी करके उसकी बेस पे कोई ऐसी पॉलिसी ला सकते जो कि एनवायरनमेंट के लिए पॉजिटिव साबित हो। Thank you, sir. And now next person is Rao Hasnan Mushtaq. Rai Hasnan Mushtaq, आप हैं हमारे साथ हसनैन? एंड आई थिंक वो नहीं है अभी। अगर आ जाते हैं तो, लेकिन 5 मिनट हमारे पास बाकी हैं। उसामा का कहा जा रहा है जी। उसामा, उसामा मौजूद है आप हमारे साथ? वकार, उसामा नहीं है, बोल नहीं रहे। मैं चेक करता हूँ, तब तक मैं एक सवाल पूछ लूँ अगर इजाजत हो। चलें, टाइम थोड़ा ही है लेकिन सर से पूछ ले
मेरा ख्याल है चले पूछ ले, अभी है 5 मिनट। मेरा एक मुख्तसर सा सवाल है आमिर साहब, जैसे जी वक्त मेरा एक मुख्तसर सा सवाल है, इंटरनेशनली जो इस एनवायरमेंटल क्राइसिस को प्रोटेक्ट करने के लिए जो जो मेजर्स किए जाते हैं उनको मॉडिफाई कर दी जाती है, जैसे प्लास्टिक की यूज है, और जिस तरह जर्मनी में अभी एक कैंपेन चल रही थी, और जो प्लास्टिक के अल्टरनेट जो लाए जा रहे हैं उनको, क्योंकि जो कंपनीज बनाएंगी तो वो प्रमोट करेंगी उसको कि उनका प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदा जाए। तो क्या इसके जो मेजर्स हैं वो जब वो कमोडिफाई हो जाएंगी सारी चीज़ें, तो ये हम एक बहुत बड़े एक क्राइसिस की तरफ नहीं चले जाएंगे, बजाय इसके कि हम जेन्युइन मेजर्स की तरफ जाएं? जी अनवर साहब। मेरे ख्याल में ना कुछ हमें मेजर्स रखनी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल प्लास्टिक बैग्स की अगर आपने बात की ना, आपने जर्मनी की बात की, मैं पाकिस्तान की बात करता हूँ। पाकिस्तान में कहाँ पे प्लास्टिक बैग यूज नहीं हो रहे पाबंदी के बावजूद? कौन सी ऐसी शॉप है जहाँ पे नहीं मिल रहा? आप अपने घर में देख ले कि आप सौदा लाते हैं तो आपकी प्रायोरिटी ये होती है कि आप प्लास्टिक के बैग में डाल के दो। अगर दो दफा शॉपकीपर आपको कागज के उसमें डाल के देगा ना लिफाफे में, तो हम कहेंगे नहीं यार हमें शॉपर में डाल के दो। प्रॉब्लम मैयर से ज्यादा ना हमारे अपनी साइकोलॉजी का है। अब मेरा ये कहना है, मैं जरूरी नहीं कि सारे मेरे साथ इत्तेफाक करें। आई बिलीव कि हमारी अपनी साइकोलॉजी का इशू है। मुझे याद है अच्छी तरह, जब मैं छोटा था तो हमें तो कागज के बैग में अंडे डाल के देते थे दुकानदार, केक लेते थे कागज के बैग में आता था। मैक्सिमम क्या होता था, कपड़े के थैले लेके हम जाते थे इतवार बाजार में सामान लेने के लिए। ये चीजें ऐसी नहीं कि ये नहीं हो सकती, ये माजी में हम पार्ट ऑफ आवर लाइफ रही हैं। ये कोई ऐसी चीज नहीं, अनहोनी नहीं है। और हम आज भी उसकी तरफ वापस जा सकते हैं। हम रिसाइकलेबल बैग्स यूज कर सकते हैं। अगेन इसमें पहली प्रायोरिटी आती है, जो पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट अगर बैन करिए तो साथ अल्टरनेट देना गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट को बताना कि यार अगर प्लास्टिक बैग नहीं तो इसके बदले में हम ये इंसेंटिव देंगे। आप फ्री डिस्ट्रीब्यूशन करें बैग्स की, आप नेट के बैग्स बना सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मटेरियल हैं, हम इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। ये ऐसी अनहोनी नहीं है भैया। सो देन अगेन किसी हद तक हमें थोड़ा सा ना पीछे भी जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान में वाटर शॉर्टेज है, जेर जमीन पानी की कमी है, और मजीद आने वाले दिनों में सख्त होगी। जो पार्टीशन से पहले हमारा कल्चर था, बाउलीज होती थी। ये बाउली होती है एक काफी बड़ी बिल्डिंग सी बनी है, वो नीचे गहराई में लेके जाएगी, वहां पे तालाब बना होगा, वहां से पानी लेते थे लोग। आज भी इंडिया में तकरीबन बहुत बड़ी तादाद में बाउलियां मौजूद है। यहाँ पे मौजूद है। कारेज का एक सिस्टम था, जेर जमीन एक नाली जा रही है पानी की, उसमें ये कि पानी वेपोरेट भी कम होता था और अपने उस तक पहुंच जाता। ये ऐसे मेयर्स है ना कि इसमें हम ये नहीं कह सकते कि ये ना हम बैक टू पास जा रहे हैं। ये जरूरी है। और इन मैयर्स में ना बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे ऐसे स्टेप्स हैं जिनमें ना हमारे मसाइल का हल मौजूद है। कुएं थे, हम आज भी यूज करते हैं। आज हम बोरिंग करवा लेते हैं, पहले वो कुएं थे। लेकिन बॉलीज वाला कल्चर है वो काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें पानी बहुत देर तक सिक्योर रहता है, खासतौर पे हमारे डेजर्ट एरियाज में ये इस्तेमाल हो सकता है। इसी तरह की बहुत सारी ऐसी मैयर्स हैं कि जो हम अगर थोड़ा सा पास की तरफ जाते हैं ना, अगर हमारा माहौल बेहतर होता है, हमारी लाइफ बेहतर होती है, हम साफ हवा में सांस ले सकेंगे, हमारे ऊपर अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है पास में जाके थोड़ी सी मैयर्स लेके, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। वही पैसा हमने डॉक्टर को देना है जो उन मेयर्स को अडॉप्ट करने में लग जाएगा। तो बेहतर है हम अपने लाइफ स्टाइल्स को चेंज कर लें थोड़ा सा। थैंक यू। राय हसनैन मुश्ताक, एक और दूसरे उसामा जिनका वकार कह रहे थे। आप में से कोई मौजूद है तो प्लीज क्वेश्चन कर लें, वरना सेशन हम एंड करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, सामा बात कर रहा हूँ मैं। जी। मेरा थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी के हवाले से सवाल है अनवर साहब से कि क्या ये चीज़ें अच्छा ये अपना अगर माइक म्यूट कर दें, इसमें डिस्टॉर्शन बहुत ज़्यादा आ रही है। थैंक यू। मेरा थोड़ा सा इस जितने भी इंटरनेशनली कैंपेन्स चलती हैं और पाकिस्तान में भी अब इस पे काफ़ी ज़्यादा आवाज़ें उठ रही हैं कि
इस पे काम होना चाहिए, लोग बहुत सारे काम कर भी रहे हैं। तो मेरा इसकी प्रैक्टिकलिटी के ऊपर ये सवाल है कि मतलब दुनिया में कितनी ऐसी कैंपेन्स हैं जो कि अवेयरनेस, मतलब इस तरह की ना अवेयरनेस कैंपेन्स के ज़रिए से वो कितनी ऐसी तरीके हैं, कितने ऐसे कॉज है, कितने ऐसे मिशंस हैं जो कि पूरे हुए ना, जब तक उनके ऊपर कोई ना कोई प्रैक्टिकल स्टेप नहीं लिया गया, कोई प्रैक्टिकल एक्शन नहीं लिया गया। अब जस्ट लाइक आप ये बात अभी जस्ट लाइक आप सिटीज़ की एग्जांपल दे रहे थे, तो आप अब ये जो शहरों के अंदर ये जो कल्चर है, क्या इसको लोगों ने ख़त्म किया है? हरगिज़ लोगों ने नहीं ख़त्म किया। आपकी जो ओवरऑल सोसाइटी थी, वहाँ पे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी, वो छोटे शहरों में रुक गई थी, ख़त्म हो गई थी। उसकी वजह से अर्बन मतलब लोग शहरों की तरफ फ्लड करके शहरों बड़े शहरों में आ गए। अब वो जो बड़े शहरों के अंदर जब जगह कम हो गई तो फिर डेफिनेटली अब तो वो अगर आप इस्लामाबाद में ही 11 वाली साइड पे चले जाएं तो वो 7वीं 8वीं मंजिल पे एक बंदा रह रहा होता है। तो ये जो सारा कल्चर है, नॉर्म्स हैं, ये ट्रेंड सेट कोई एक सिस्टम इसको सेट करता है ना, कोई एक इंडिविजुअल या 10-15 लोग खड़े होकर तो इसको नहीं कर सकते। तो माजरत थोड़ा सा मेरा लंबा सवाल है, मगर ये जितनी भी अवेयरनेस कैंपेन्स हैं, मेरा ये मानना है कि आप जब तक आपकी जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो सोसाइटी के अंदर जो आपने इकोनॉमिक क्लासेस बना दी हैं, आप ज़रा जाके देखें जो मोटरवे के इर्द गिर्द फार्म हाउसेस बड़े बड़े बने हुए हैं, वहाँ पे उनके लिए जो इकोसिस्टम है, उनके लिए जो माहौल है वो बिल्कुल एक डिफरेंट है। वहाँ उनके लिए जो बाकी सारी वो चीज़ें हैं वो तो मतलब उनके जो साथ जो उन्होंने पालतू पेट्स वगैरह रखे हैं उनके लिए भी जो फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे सिटीज़ के अंदर आम इंसानों के लिए नहीं है। तो ये जितनी भी मैं मेरा इसमें मानना ये है कि ये जितनी भी कैंपेन्स भी चलती हैं ये आपको इसका कोई उस वक्त तक दुनिया के अंदर नतीजा नहीं निकलेगा जब तक आप एक जो सोसाइटी है वो बैलेंस पे अपनी नहीं खड़ी करेंगे। इंटरनेशनली आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि वो जितनी भी बड़ी पावर्स हैं वो इसको पॉलिटिक्स के लिए यूज़ करते हैं। हम भी पॉलिटिक्स के लिए ही यूज़ करना चाह रहे हैं कि हम दुनिया के सामने ये रोएं पीटेंगे कि जी सबसे ज़्यादा इफेक्ट हम हो रहे हैं। लाइक आप बात कर रहे हैं कि ये जो जितना भी हमारा जो एटीट्यूड है, आप जो डिफरेंट रिपोर्ट्स होती हैं वैसे तो वो बहुत कम डाटा के ऊपर होती हैं, मगर आप उन रिपोर्ट्स को उठा के देख लें, सबसे बड़ा इसमें जो मसला पैदा कर रही है वो आपकी इंडस्ट्री पैदा कर रही है, वो कोई आम आदमी मसलन या जो वाटर रिसोर्सेज हैं या जितने भी रिसोर्सेज हैं उसकी उनकी जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है वो कौन कर रही है? वो इंडस्ट्री कर रही है। वो बड़े मैस लेवल के ऊपर हो रही है। वो आम लोगों का जो कूड़ा करकट भी है वो अगर आप उसको साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वो इटसेल्फ कितना वो उसका 10% 20% भी नहीं बन रहा होता। आपके यहाँ जो प्लास्टिक आपकी जो एनवायरनमेंट को नुकसान दे रही है तो उस प्लास्टिक का ट्रेंड किसने शुरू किया है ये आप जाके देख लें। तो ये दुनिया के अंदर जो कुछ लोग या चंद आपकी सोसाइटी के अंदर कुछ जिनकी एक मोनोपोली बनी हुई है, जिनका एक सिस्टम बना हुआ है, उनको चेंज किए बगैर इस तरह की जितनी भी अवेयरनेस कैंपेन्स हैं उनकी क्या प्रैक्टिकलिटी है, तो इस पे आपकी क्या ओपिनियन है? थैंक यू। अनवर साहब ने क्वेश्चन का आंसर देना। सर प्लीज। जी बिल्कुल फराज, उसामा की बात 100% ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहाँ तक इंडस्ट्रीज हैं, मॉडर्नाइजेशन आ रही है, उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट यहाँ अपनी जगह, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट मेरे ख्याल में थोड़े से ज्यादा हैं। सिटी एक्सपेंशन नो डाउट एक बड़ा इशू है, लेकिन हमने ये देखना है कि सारे मसले को हल किसने करना है, पॉलिसीज किसने देनी है, वो गवर्नमेंट ने देनी है। रिसर्च वर्क नो डाउट अपनी जगह, एक रिसर्चर होगा, एक फोरम पे बैठेगा, बात करेगा, चला जाएगा। हम लोग बैठे हुए फोरम पे बात करें, उठ जाएंगे। मेन जो इस इशू को हल करना है, एड्रेस करना है, वो गवर्नमेंट और उसकी पॉलिसीज नहीं है। जब तक कि अगेन मैं ये बात करता हूँ कि जब मैं अपने आप को बदलूंगा ना, तो हो सकता है कल मैं किसी अच्छे फोरम पे बैठूं जाके फ्यूचर में, तो मेरे ज़हन में ये ऑप्शन होगा। हम सब एक सोच हम जब तक अपने अंदर पैदा नहीं करेंगे ना, कल भला करेगा। हम में से लोग आते हैं गवर्नमेंट में, प्राइवेट सेक्टर में, इंडस्ट्रीज में, हर जगह ये अवाम ही होती है जिसने काम करना होता है।
तो अगर हम एक सोच को पैदा करते हैं अपने अंदर, तो शायद आगे चल के हम कभी अगर इस पोजीशन में होते हैं कि वी आर एम्पावर्ड और हम कुछ कर सकते हैं, तो हम एनवायरनमेंट के लिए बेहतर कर सकेंगे। बाकी नो डाउट आपकी बात बिल्कुल ठीक है, पोलिटिसाइजेशन होती है इंटरनेशनल लेवल पे भी, लोकल लेवल पे भी, हर जगह मफादात के लिए काम होता है एनवायरनमेंट की बजाय। अगेन बट आई बिलीव कि हम अभी इस पोजीशन में नहीं है कि हम इंटरनेशनल लेवल पे काम कर सके, नेशनल लेवल पे, या हम एज अ गवर्नमेंट अपना रोल कोई कर सके। जब हम वो नहीं कर सकते, तो हम एज एन इंडिविजुअल एटलीस्ट अपना एक बहुत ही मामूली सा, जिसे कहते हैं नट्स, एक बहुत मामूली सा हम काम कर सकते हैं। वो ये कि अपने इर्द गिर्द एनवायरनमेंट के हवाले से मिनिमम और कुछ नहीं, एक दरख्त लगा दें, और कुछ भी नहीं। मैं कहता ज्यादा बड़ी बात नहीं करता, एक दरख्त तो हर बंदा लगा सकता है अपनी लाइफ में एक दफा। अपार्ट फ्रॉम रिलीजन में भी आप देखें तो एक सदका जारिया है, जब तक वो दरख्त है आपको इसका स्वाब मिलना है। वहां पे आपकी देखा देखी हो सकता है 10 बंदे और ये काम शुरू करें। हमारे दौर में या हमारी जनरेशन में ये कभी शायद एक बहुत एक जिसे कहते हैं मैसिव कैंपेन कभी नहीं बन सकेगी, लेकिन हमारी देखा देखी आने वाले दौर में हो सकता है कि कल हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो उनमें से कोई इसको पिक करता है, और ऐसे ऐसे एक ट्रेंड सेट होता है जो कि आगे जाके इन दी लॉन्ग रन जो है वो शायद हमारे माहौल के लिए, हमारे मुल्क के लिए कंट्रीब्यूट कर सके। अदरवाइज आपकी बात बिल्कुल ठीक है, थोड़ा सा पॉलिसी प्लानिंग, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब ने ये मिलके काम करना है, तब ये जाके मसला हल होता है। हम इंडिविजुअल सतह पे सिर्फ अपना एक छोटा सा रोल प्ले कर सकते हैं। आई बिलीव कि अगर बड़े लेवल पे ये काम नहीं हो रहा, तो एज एन इंडिविजुअल हम एक अपना रोल जो है ना, हमारे जो इख्तियार में चीज है हम वो कर सकते हैं, वो हमें करनी चाहिए। Gee, and we will consider them the concluding remarks from this session. इसी के साथ हम एंड करते हैं। उस समय इकबाल साहब ने एक बात की थी, वो उसको थोड़ा सा मैं एड्रेस कर दूंगा, एंड ताकि एक पॉजिटिव नोट पे हम आज का सेशन जो है उसको एंड करें। बहुत ज्यादा लोगों ने ज्वाइन किया भी नहीं, एंड दिस आल्सो शोज के हाउ सीरियस वी आर रिगार्डिंग द क्लाइमेट चेंज इशू, जिसमें बहुत एक डिजास्टर है दैट इज अवेटिंग ह्यूमैनिटी। और एक डरावना ख्वाब हमें लगता है कि इंसानियत वाकई बाकी नहीं रहेगी। बहुत से इलाके होंगे जो रहने के काबिल नहीं होंगे। समंदर की सतह जो है उस पानी में इजाफा हो जाएगा, और क्लाइमेट और ग्लोबल वार्मिंग होगी। बहुत सी चीजें हैं दैट वी रीड एवरी डे ऑन न्यूज़पेपर्स। और फिर हम ये भी देखते हैं कि वी डोंट थिंक कि दुनिया किसी भी चीज को और किसी भी इशू को सोल्व करने के लिए ज्यादा सीरियस है, और ज्यादा चीजों पे इवन सोसाइटी के अंदर भी और स्टेट लेवल पे भी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर भी ज्यादा पॉलिटिक्स हो रही होती है, और एक दूसरे की टांगे खींची जा रही होती हैं। तो इसी तरह एक सेशन में मैं बैठा था, तो हमारे साथ वहां पे जफरुल्लाह साहब मौजूद थे, पिप्स के वो फॉर्मर उसके डायरेक्टर जनरल रहे हैं, और उसके अलावा उन्होंने काफी ह्यूमन राइट्स और कॉन्स्टिट्यूशन और इन चीजों पे काम किया। तो मैंने उनसे भी यही क्वेश्चन किया कि सर, जो पॉलिसी मेकर्स हैं और जो दुनिया को चला रहे हैं, दे आर पीपल जो कि इस तरह की चीजों पे पॉलिटिक्स कर रहे हैं और ज्यादा हमें सीरियस नहीं नजर आते, तो हम क्या कर सकते हैं आम लोग जो कि सिर्फ इसी तरह बैठ के कुछ लोग बातें करते रहते हैं ना, सिंपली। तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की, दैट वे आई विल रिमेम्बर फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड आई वांट टू टॉक अबाउट दैट नाउ एज वेल। के आप में से कोई भी अगर काफी इस हवाले से पैसिमिस्ट हो गया, नेगेटिव हो गया, तो थोड़ा बहुत होप आपको लोगों को इस शायद मिल जाए। उन्होंने कहा, देखें, आपको थोड़ा सा नहीं, काफी ज्यादा आइडियलिस्ट होना चाहिए, और अच्छे ख्वाब आपको देखते रहना चाहिए, क्योंकि ख्वाब जो होते हैं वो कभी ना कभी सच हो जाते हैं। अमेरिका के अंदर जिस तरह उन्होंने एक एग्जांपल दी कि सिविल राइट्स मूवमेंट जब चल रही थी, तो जो काले थे उनको गोरे हुकूक नहीं देते थे। तो उस जमाने में क्या हुआ कि एक खातून थी रोजा बर्ग, जिन्होंने अगर नाम सही है मैं ले रहा हूँ, शायद यही था, रोजा बर्ग। तो उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं इस टैक्सी, या टैक्सी नहीं थी, आई थिंक दैट वाज द बस, उसमें से यानी मैं नहीं उतरूंगी। तो उसके बाद एक पूरी एक मूवमेंट स्टार्ट हुई थी ब्लैक जो लोग थे उनके हक में, और अभी वहां पे बहुत नारे लगते हैं ब्लैक लाइव्स मैटर। लेकिन वो एक इंसिडेंट था, और उसके बाद उन सब ने जो है एक कैंपेन स्टार्ट की थी, और मार्टिन लूथर किंग जूनियर जिनको हम कहते हैं, उन्होंने जो एक बड़ी फेमस तकरीर की थी, और पूरी दुनिया में बड़ी फेमस है, और हमारे करिकुलम का हिस्सा भी थी वो, मैट्रिक या एफएससी में, सही मुझे याद नहीं है, लेकिन आई थिंक एफएससी में थी। तो उसका आप अगर स्लोगन जो सबसे ज्यादा फेमस हुआ है कि वो याद करें, तो वो था कि आई हैव अ ड्रीम,
तो दैट मीन्स कि हमें ड्रीम जो है वो देखते रहना चाहिए और अच्छे ख्वाब देखते रहना चाहिए विदाउट बीइंग नेगेटिव। एंड थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का सेशन खत्म करते हैं। आप में से जो लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं वो प्लीज कॉन्टैक्ट नंबर्स इस पोस्टर के अंदर दिए गए थे। जिन्होंने पोस्टर देखा है शायद उन्होंने नहीं ज्वाइन किया होगा, तो प्लीज कॉन्टैक्ट अस एंड यू कैन बिकम अ पार्ट ऑफ आवर कम्युनिटी। व्हाट्सएप पे आप हमारे साथ ग्रुप्स में ऐड हो सकते हैं, फेसबुक पे भी हमारा ग्रुप है और फेसबुक पेज भी एक है, और वी हैव अ यूट्यूब चैनल एज वेल जहाँ पे आज के सेशन की रिकॉर्डिंग जो है वो भी हम अपलोड करेंगे। और हमारे पास के भी बहुत अच्छे अच्छे वेबिनार्स हैं जो कि वहाँ पे अवेलेबल हैं, और नेक्स्ट कुछ अच्छे वेबिनार भी हम करना चाह रहे हैं बिकॉज 10 जनवरी से पेपर है, तो एक लंबी ब्रेक आएगी, उससे पहले हम चाह रहे हैं कि एक दो अच्छे वेबिनार्स हो जाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे एंड बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज।